हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं मर्जर एंड एक्विजिशन का पार्ट। बाकी जो पार्ट है जैसे अमाल्गमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इसको अगली वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि टॉपिक लेंथी है। इसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी आता है और अकाउंटिंग एंट्रीज का पार्ट भी आता है। तो सबसे पहले देखेंगे मर्जर की मीनिंग, एक्विजिशन की मीनिंग, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ मर्जर का पार्ट और टाइप्स ऑफ डीमर्जर। अब देखिए मर्जर और डीमर्जर के पार्ट में बहुत सारे टाइप आते हैं। जैसे मर्जर में आपका हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमेरिएट, कॉनजेनरिक, मार्केट एक्सटेंशन, प्रोडक्ट एक्सटेंशन, रिवर्स मर्जर, डिफेक्टो, कैश। तो मैंने मोस्टली सारे कवर करने की कोशिश की है। डी मर्जर इसलिए कवर किया क्योंकि कभी कभी आपके लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जब नेट के एग्जाम में। तो वहाँ पे आपको 4 में से 3 तो मर्जर के पार्ट दे देगा और एक डी मर्जर का कोई पॉइंट दे देगा। जैसे इक्विटी कार्व आउट क्या होता है, स्पिन ऑफ क्या होता है, तो आपको मैचिंग करनी पड़ेगी। इसलिए मुझे डी मर्जर भी कवर करवाना पड़ रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मर्जर क्या है। तो आप देखिए जब भी मर्जर का पार्ट देखते हैं तो उसमें आपको पता है कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आता है। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एक ए कंपनी है और एक बी कंपनी है। ठीक है, ए कंपनी और बी कंपनी पहले से ही एग्जिस्टेंस में है, यानी पहले से ही ऑपरेट कर रही है, काम कर रही है। ये दोनों मिलकर एक नई कंपनी बन जाती है, सी कंपनी। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से मर्जर का पार्ट आ गया। अब देखिए जनरली जो आप ये पार्ट देख रहे हैं ये अमाल्गमेशन कहलाता है। मर्जर में 2 पार्ट आते हैं, एक तो अमाल्गमेशन और एक क्या आता है आपका एब्जॉर्प्शन। अभी मैं अमाल्गमेशन का पार्ट ही बता रहा हूँ आपको कि ए प्लस बी मिलकर एक नई कंपनी बन गई सी, या आप दूसरा नाम भी दे दीजिए कोई भी, ए बी लिमिटेड। ठीक है, वो तो कंपनीज़ के ऊपर है कि वो किस नाम से क्रिएट हो रही हैं। ठीक, वैसे ही ए और बी और सी ये पहले से ही थी और एक नई कंपनी बन गई डी। तो यहाँ पे बोल रहा है 2 और मोर कंपनीज कंबाइन इनटू 1 कंपनी, वो क्या कहलाता है, मर्जर। एक तो ये पार्ट आ गया। अब देखिए मर्जर में तो आपने क्या बोला सर, आपने तो अमाल्गमेशन का पार्ट ही बताया। तो वैसे एब्जॉर्प्शन क्या होता है, देखो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एक कंपनी ए पहले से ही है और बी कंपनी पहले से ही है, लेकिन ए कंपनी अपनी आइडेंटिटी लूज कर देती है। इसका मतलब ए कंपनी खत्म हो जाती है और वो बी में मिल जाती है, या बी कंपनी खत्म हो जाती है वो ए में मिल जाती है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। नाम से पता चल रहा है एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है, घुलना मिलना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए कंपनी बी में मिल रही है जाके। तो ए कंपनी वेंडर कंपनी या सेलर कंपनी और बी कंपनी क्या है, परचेजिंग कंपनी है। ठीक है, इसको ट्रांसफरर भी बोलते हैं और इसको ट्रांसफरी। तो जो खरीद रही है वो ट्रांसफरी है और जो बेचने वाली है वेंडर कंपनी है वो ट्रांसफरर है। हमारे इस केस में अमाल्गमेशन वाले पार्ट में क्या है, ए प्लस बी या ए प्लस बी प्लस सी देख रहे हो, तो जनरली ये कौन सी कंपनी कहलाएगी, ट्रांसफरर। ठीक है, और जो नई कंपनी क्रिएट हो रही है वो क्या कहलाएगी, ट्रांसफरी। जैसे इस केस में ये ट्रांसफ़र हो रही है तो ये ट्रांसफरर, और जो आ रही है यानी जो एक तरीके से नई कंपनी क्रिएट हो रही है अमाल्गमेशन में, या हम एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं जिसमें एक कंपनी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है और दूसरी कंपनी अपनी आइडेंटिटी लूज कर लेती है। तो यहाँ पे बी एग्जिस्ट कर रही है, तो इस केस में बी क्या हो गई, ट्रांसफरी कंपनी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है मर्जर इज सेट टू अकर व्हेन 2 और मोर कंपनीज कंबाइन इनटू 1 कंपनी। मर्जर इज डिफाइंड एज ए ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग 2 और मोर कंपनीज इन द एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज एंड ओनली 1 कंपनी सर्वाइव्स। सीधी सी बात, नॉर्मल पार्ट। फिर बोल रहा है व्हेन द शेयर होल्डर्स ऑफ मोर देन 1 कंपनी, यूजुअली 2, डिसाइड टू पूल रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी अंडर ए कॉमन एंटिटी, इट इज़ कॉल्ड मर्जर। देखिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करनी है, एक सिनर्जी क्रिएट करनी है कि जैसे 2 + 2 मिलकर 4 नहीं बनते हैं, 2 + 2 मिलकर क्या बोलते हैं, 5 बनते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सिनर्जी। इसका मतलब मार्केट की वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी, गुडविल बढ़ जाएगी, ये पार्ट हो जाएगा। आपको रिसोर्सेज आराम से मिलने लग जाएंगे। आपके पास जो रिसोर्सेज कम थे, या आप एक तरीके से एक्सपांशन की सोच रहे थे, दूसरी जगह बिजनेस में जाने की सोच रहे थे, बढ़ाने की सोच रहे थे, डाइवर्सिफाई करने की सोच रहे थे, तो उससे आपको क्या आता है, एक फ़ायदा मिल जाता है। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करने की सोच रहे थे कि हम आगे बढ़ते जाएं, तो वो सीधा सीधा मर्जर से रिलेटेड पार्ट आ जाएगा। अब देखिए अमाल्गमेशन में यही बोल रहा है, इफ़ एज ए रिजल्ट ऑफ मर्जर ए न्यू कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, इट इज़ कॉल्ड अमाल्गमेशन। ठीक है, तो जैसे मेरे एग्जांपल में मैंने बोला 2 कंपनी का ही ले रहा हूँ, सीधी सी बात है। तो देखिए ए और बी है, ठीक, मिलके क्या बन गई, सी बन गई। तो यहाँ पे बोल रहा है ट्रांसफरर कंपनी मीन्स द कंपनी विच इज़ मर्जिंग ऑल्सो नोन एज अमाल्गमेटिंग कंपनी। तो क्या हो गई, ए और बी, ये हो गई ट्रांसफरर। ठीक है, और ट्रांसफरी कंपनी क्या हो गई, ट्रांसफरी कंपनी इज द कंपनी विच इज़ फॉर्म आफ्टर मर्जर और अमाल्गमेशन ऑल्सो नोन एज अमाल्गमेटेड कंपनी। मैंने आपको ये बताया। तो ये है ट्रांसफरर या अमाल्गमेटिंग, और ये क्या है, ट्रांसफरी, जिसको बोलते हैं अमाल्गमेटेड। इसको बोलते हैं अमाल्गमेटेड, याद रखना। ट्रांसफरी भी बोलते हैं और अमाल्गमेटेड भी बोलते हैं। या आप याद रखना ना, इसको नॉर्मल टर्म में ऐसे बोल सकते हो ना, परचेजिंग कंपनी, ये वेंडर कंपनी, ये बेच रही है अपना बिजनेस, और ये नई कंपनी आ रही है तो ये परचेजिंग कंपनी हो गई। सिंपल वे में सोचने के लिए, ठीक है। नहीं तो आपको टिपिकल सोचना है तो फिर तो आप क्या बोलोगे, अमाल्गमेटिंग और अमाल्गमेटेड, या ट्रांसफरर और ट्रांसफरी।
यानी जो सर्वाइव करती है या जो नई कंपनी क्रिएट होती है वो ट्रांसफरी या अमालगमेटेड है। और अकाउंटिंग एंट्री इनकी बुक्स में ही होती है एसेट को परचेज करने की, जो भी पर्टिकुलर इनकी सबकी एसेट होती है पुरानी कंपनीज की, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एग्जाम्पल में ये प्रैक्टिकल यानी हम बोल सकते हैं कि रियल लाइफ एग्जाम्पल है। द मर्जर ऑफ बैंक ऑफ पंजाब एंड सेंचुरियन बैंक रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब। तो ए कंपनी और बी कंपनी मिलके सी बन रही है, देखिए नया नाम आ रहा है। और मर्जर ऑफ इंडियन रेयन लिमिटेड, इंडो गल्फ फर्टिलाइजर लिमिटेड एंड बिरला ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड टू फॉर्म ए न्यू एंटिटी कॉल्ड आदित्य बिरला न्यूवो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमालगमेशन। तो ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी मिलके क्या बन गई, एक डी कंपनी बन गई। समझ गए? तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल सोचिए, सिंपल है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? देखिए मैंने आपको बताया कि एक कंपनी क्या कर रही है, अपनी आइडेंटिटी लूज कर रही है, और दूसरी कंपनी क्या कर रही है, सर्वाइव कर रही है। तो ए बी में मिल गई, ऐसा हो सकता है, या ए और बी थे, बी ए में मिल गई। तो इस केस में ए बी में मिल रही है तो ए ख़त्म और बी सर्वाइव कर रही है, और इस केस में देखिए बी ए में मिल गई तो बी ख़त्म और ए सर्वाइव कर रही है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि एक बैंक था, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड था का मतलब ख़त्म हो गया, वो किस में मिल गया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में मिल गया। तो बोल रहा है आफ्टर द मर्जर द आइडेंटिटी ऑफ जीटीबी इज लॉस्ट, इसकी लॉस्ट हो गई। आपने जनरली सुना ही नहीं होगा, लेकिन आपने ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स सुना होगा, बट द ओबीसी रिटेन इट्स आइडेंटिटी। इस तरीके से बोल रहा है, ठीक। अब एक्विजिशन का पार्ट, और एक और चीज़ याद रखना कि जब भी हम क्या करते हैं अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन का पार्ट पढ़ते हैं, यानी AS 14 से रिलेटेड पार्ट देखते हैं, तो उसमें अमालगमेशन तो आता ही है जो नॉर्मली आप ये पढ़ते हो, एब्जॉर्प्शन भी आता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि उस केस में जनरली अगर मैं अमालगमेटिंग और अमालगमेटेड बोलूँगा, तो अगर मैं इस केस में बोलूँगा कि अमालगमेटिंग और अमालगमेटेड कौन सी है, तो जीटीबी अमालगमेटिंग है और ओबीसी क्या है, अमालगमेटेड है, सीधी सी बात। तो आपको पता है कि ये इसमें मिल गई, जीटीबी ओबीसी में मिल गई, तो ये अमालगमेटिंग और ये क्या हो गई, अमालगमेटेड। तो जो सर्वाइव कर रही है वो अमालगमेटेड हो गई। इस तरीके से आप सोच के चलना। ट्रांसफरर ट्रांसफरी, जीटीबी ट्रांसफरर और ओबीसी ट्रांसफरी, ठीक। और एक और पार्ट आता है अकाउंटिंग में, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, जो मैंने नीचे कवर कर रखा है, तो मैं अभी बता नहीं रहा, क्यों, क्योंकि मुझे दो बार पर्टिकुलर पॉइंट बताने पड़ेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं एक्विजिशन। अब देखिए एक्विजिशन में ये नहीं होता कि ए बी में मिल गई, ऐसा कोई पार्ट नहीं है। जनरली क्या होता है, बी क्या करती है, इसके कंट्रोलिंग राइट्स को खरीदना चाहती है, तो वो क्या करेगी, उसकी एसेट्स को धीरे धीरे परचेज कर लेगी, किसकी, ए को, या ए के जो भी शेयर होल्डिंग है उसका कुछ हिस्सा खरीद लेगी, जो एक तरीके से मेजोरिटी वोटिंग शेयर का पार्ट बन रहा है, ठीक है। कि जब भी क्या होता है, बोर्ड मीटिंग्स होती है या मैनेजमेंट की जो भी मीटिंग होती है, तो उसमें जो भी डिसीजन लेना है, तो बी कंपनी एक तरीके से मेन पार्ट निभा रही है। तो वो जनरली क्या कर रही है, बी कंपनी ए कंपनी का कुछ हिस्सा खरीद रही है, कुछ हिस्सा खरीद रही है, पूरे बिजनेस को फिजिकली खरीद नहीं रही, याद रखना। तो यहाँ पे बोल रहा है एक्विजिशन इज एन एक्ट ऑफ एक्वायरिंग इफेक्टिव कंट्रोल बाय ए कंपनी ओवर द एसेट्स ब्रैकेट में बाद में पढ़ लूँगा, और मैनेजमेंट ऑफ अनदर कंपनी विदाउट कंबाइनिंग देयर बिजनेस फिजिकली। तो देखिए ये बोला कि अपने बिजनेस को फिजिकली कंबाइन नहीं कर रही कि ए और बी मिलके सी बन रही है, या ए बी को क्या कर रही है, परचेज कर रही है, बी ए को परचेज कर रही है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या कर रही है, एक कंपनी दूसरी कंपनी पे इफेक्टिव कंट्रोल रखना चाहती है, तो उसके लिए क्या कर रही है, उसकी एसेट्स को परचेज कर रही है। परचेज ऑफ असेट आइदर बाय लमसम और बाय आइटम वाइज, या तो लमसम में या आइटम वाइज धीरे धीरे खरीद रही है। और मैनेजमेंट, परचेज ऑफ स्टॉक और शेयर्स और गेनिंग कंट्रोल ओवर बोर्ड। तो इसका मतलब क्या है, शेयर होल्डिंग से रिलेटेड जो भी पार्ट है, बाहर मार्केट से कैसे भी, चाहे होस्टाइल हो चाहे फ्रेंडली हो, तो 20% शेयर एक्वायर कर रही है, 30% शेयर एक्वायर कर रही है, ताकि एक मेजोरिटी शेयरिंग उसकी बनी रहे, ठीक है। जनरली ये कंपनी एक्वायर्स इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द टारगेट कंपनी बाय एक्वायरिंग मेजोरिटी शेयर ऑफ दैट कंपनी। तो टारगेट कंपनी क्या होगी, जिसके शेयर खरीदने हैं, तो जनरली वो मेजोरिटी शेयर उसके खरीद लेती है। हाउअर इफेक्टिव कंट्रोल में बी एक्सरसाइज विद ए लेस देन मेजोरिटी शेयर होल्डिंग। जरूरी नहीं है कि मेजोरिटी शेयर का मतलब ये हुआ कि 51% शेयर खरीद लिए, 52% खरीद लिए, ये बोल रहा है, जरूरी नहीं है। ये बोल रहा है कि मेजरली जो एक्टिव होती है शेयर होल्डिंग वो खरीद ली, क्योंकि कुछ क्या होता है, बिखरे हुए होते हैं और इल ऑर्गेनाइज होते हैं, तो उनको आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। तो जनरली बोल रहा है यूजली रेंजिंग बिटवीन 10% एंड 40%, बिकॉज द रिमेनिंग शेयर होल्डर्स स्कैटर्ड एंड इल ऑर्गेनाइज आर नॉट लाइकली टू चैलेंज द कंट्रोल ऑफ द एक्वायरर। तो जनरली क्या होता है, वो बिखरे हुए होते हैं, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। तो कंपनी को पता है कि जो भी जिस भी टारगेट कंपनी को हमें खरीदना है, तो उसके हमें 20% ही शेयर लेने हैं, 25, हमें 51% लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बाकी क्या है, बिखरे हुए शेयर होल्डर हैं, बाकी इल ऑर्गेनाइज हैं, तो वो आने की ही नहीं करेंगे, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने की करेंगे ही नहीं। ये बोल रहा है टेक ओवर को एक तरीके से एक्विजिशन का फॉर्म ही माना जाता है।
टेक ओवर इज a बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ एक्वायरिंग कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ टारगेट कंपनी आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जब एक्विजिशन फोर्सफुली किया जाए या बिना सामने वाले की इच्छा से किया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेक ओवर। ठीक है, यानी पीछे उसकी बैक के पीछे एक तरीके से आप बोल सकते हो कि देखिए कंपनी के प्रमोटर्स हैं जिनके पास शेयर हैं, या हम बोल सकते हैं कि कई कंपनी के शेयर होल्डर हैं जिनके पास शेयर है, तो उनसे धीरे धीरे आपने क्या कर दिया, होस्टाइल टेक ओवर कर दिया, कंपनी को पता भी नहीं चला। और फ्रेंडली का मतलब क्या हुआ कि आप डील कर रहे हो एक पर्टिकुलर आपस में बैठ के, एक टेबल पे बैठ के, मतलब एक पर्टिकुलर मीटिंग कर रहे हो, उसके बाद 20% 30% ले रहे हो। तो रीसेंट एग्जांपल आप देख सकते हो एक्विजिशन के दे रखे हैं इसने। स्नैपडील अभी भी चल रही है, फ्री चार्ज अभी भी चल रही है, आपको पता है चल रही होगी, देख लेना। अगर फ्री चार्ज खत्म हो गई और स्नैपडील में मिल गई तो हम क्या बोल सकते हैं कि उस केस में एब्जॉर्प्शन का केस आता है, एक्विजिशन नहीं आता। लेकिन अभी देखना ये अलग अलग ही है, वैसे तो मेरे हिसाब से स्नैपडील भी अलग है और फ्री चार्ज भी अलग है। तो इसका मतलब स्नैपडील ने क्या करा होगा, फ्री चार्ज का कुछ हिस्सा खरीदा होगा, ऐसे हो सकता है। फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा, तो जनरली आप देखते हो कि ये तो मुझे पता ही है, ये जनरली आपके मोबाइल में भी ऐप होगा, फ्लिपकार्ट का भी होगा और मिंत्रा का भी होगा, लेकिन दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। तो फ्लिपकार्ट ने क्या करा, मिंत्रा का कुछ हिस्सा खरीद लिया, फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा का क्या कर दिया, कुछ हिस्सा खरीद लिया, लेकिन अभी भी मिंत्रा अलग नाम से है और फ्लिपकार्ट अलग नाम से है। तो वो क्या हो गया, एक्विजिशन, एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। अगर मिंत्रा ख़त्म हो जाती यानी फ्लिपकार्ट में मिल जाती और मिंत्रा नाम से कोई आइडेंटिटी होती ही नहीं, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। वैसे यहाँ पे बोल दिया ओला एंड टैक्सी फॉर श्योर, तो इसमें देख लेना क्योंकि ये जनरली मुझे पता नहीं है, क्योंकि आप क्या करोगे, गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये सारे एग्जाम्पल मर्जर से रिलेटेड ही आ जाएंगे। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मर्जर में आपको दे रखा है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मर्जर का मतलब क्या हुआ, देखिए जब आप क्या करते हो कि सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं आपके, सिमिलर प्रोडक्ट को सेम मार्केट में बेचते हो और आपस में कंपनीज मर्ज हो जाती है, तो वो हॉरिजॉन्टल मर्जर कहलाता है। देखिए हॉरिजॉन्टल मतलब सिंगल लाइन क्रिएट कर रहा है, वर्टिकल क्या हो रहा है, ये लाइन क्रिएट कर रहा है। अभी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल कवर कीजिए आपको समझ में आ जाएगा। तो सिमिलर प्रोडक्ट कोई भी एग्जाम्पल सोच लीजिए, जैसे सोचिए कि अगर मैं बोलता हूँ शू कंपनी है, ठीक है, एक तो रिबॉक है, ये मान के चलिए, और एक नाइकी है, तो आपको पता है कि दोनों का क्या है, सेम मार्केट ही है, शू मार्केट है, और इंटरनेशनली दोनों क्या करती है, डील करती है हर मार्केट में। तो रिबॉक प्लस नाइकी अगर मिल गई तो एक तरीके से क्या होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करेगी, कंपटीशन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, एक मोनोपोली स्टेटस आ जाएगा। हम बोल सकते हैं बाकी जो शू कंपनी है, प्यूमा, एडिडास, उससे उसका मार्केट शेयर क्या होगा, उनके कंपेरिजन में इनका ज़्यादा बढ़ जाएगा, मार्केट पे कंट्रोल पकड़ क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो ये हॉरिजॉन्टल मर्जर का केस आ जाता है, कंपटीशन डिक्रीज हो गया, समझ गए। तो यहाँ पे यही बोल रहा है। वैसे एक एग्जांपल दे रखा है आपको, फेसबुक ने किसको एक्वायर कर दिया, इंस्टाग्राम को 2012 में फॉर ए रिपोर्टेड $1 बिलियन। अब देखिए फेसबुक का अलग नाम है और इंस्टाग्राम का अभी भी अलग नाम है, ये नहीं कि इंस्टाग्राम क्या बोल के मिल के फेसबुक ही बन गया, ऐसा कुछ नहीं है, या ऐसे नहीं लिखा हुआ फेसबुक इंस्टाग्राम। आपको पता है कि इंस्टाग्राम अलग से लिखा हुआ होता है और फेसबुक अलग से लिखा हुआ होता है। तो जनरली अभी अपन ने ऊपर देखा था एक्विजिशन का पार्ट, तो एक्विजिशन में यही होता है, ठीक। तो आप एब्जॉर्प्शन की बात करोगे तो इसमें देखिए क्या बताया मैंने कि वन कंपनी सर्वाइव अदर लॉस देयर इंडिपेंडेंट एंटिटी, तो आइडेंटिटी एक तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जीटीबी की आइडेंटिटी क्या हो गई, लॉस्ट हो गई थी, और ओबीसी की रिटेन थी। लेकिन अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के केस में देखो तो वो तो अभी भी हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जनरली किसका केस हो गया, एक्विजिशन का केस हो गया। अब मर्जर की बात कर रहा है तो मर्जर देखिए यही बोल रहा है कि फेसबुक एक्विजिशन ऑफ इंस्टाग्राम इन 2012 फॉर ए रिपोर्टेड $1 बिलियन। बोथ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऑपरेटेड इन द सेम इंडस्ट्री एंड वर इन सिमिलर प्रोडक्शन स्टेजेस इन रिगार्ड टू देयर फोटो शेयरिंग सर्विसेज। अब जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट की बात करें, हम सर्विस की बात कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, फोटो शेयरिंग सर्विसेज जो सोशल मीडिया पे होती है एक तरीके से। फेसबुक लुकिंग टू स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन इन द सोशल मीडिया एंड सोशल शेयरिंग स्पेस, सो द एक्विजिशन ऑफ इंस्टाग्राम एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इट्स मार्केट शेयर, कि इसका मार्केट शेयर बढ़ेगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करेंगे, कॉम्पिटिशन रिड्यूस होगा, प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज हुई कि और भी पर्टिकुलर कंपनीज को परचेज करते रहेंगे, एंड एक्सिस पोटेंशियल न्यू मार्केट, और नए मार्केट की तरफ वो बढ़ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे पढ़ के देख लीजिए, ऊपर यही बोल रहा है, इट इज़ अ मर्जर बिटवीन कंपनी सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट इन द सेम मार्केट एंड इन डायरेक्ट कॉम्पिटिशन एंड शेयर द सेम प्रोडक्ट लाइन एंड मार्केट। आ गया, इट डिक्रीजेज कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉरिजॉन्टल मर्जर आर टू बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी आपको बताया कि जैसे ज़्यादा प्रोडक्शन करके कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस करनी है, आपने इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में पूरा देख लिया था ये, रिड्यूस कंपटीशन, अचीविंग मोनोपोली स्टेटस एंड कंट्रोल ऑफ द मार्केट, जो मैंने बताया शुरू में। अब आपको दे रखा है वर्टिकल मर्जर का पार्ट, ठीक।
अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि वर्टिकल मर्जर में जो होता है मर्जर, वो सेम इंडस्ट्रीज़ की कंपनी, यानी कंपनी जो है वो सेम इंडस्ट्रीज़ में ही लगी हुई है, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस डिफरेंट स्टेजेस में होता है। इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे जैसे देखिए इसमें एग्जांपल दे रखा है, जो मैं कवर कर रहा था वही एग्जांपल इसमें दे रखा है। यहाँ पे बोल रहा है कि XYZ लिमिटेड क्या प्रोड्यूस करता है, शू, और ABC लिमिटेड क्या प्रोड्यूस करता है, लेदर। अब आपको पता है कि शूज़ बनाने के लिए लेदर काम में आता है, तो XYZ लिमिटेड क्या करता है, ABC से परचेज करता है। ABC हैज़ बिन XYZ's लेदर सप्लायर फॉर मैनी ईयर। यहाँ पे यही बोल दिया कि ABC एक तरीके से सप्लायर है, ABC सप्लाई करता है और XYZ क्या करता है, परचेज करता है। अब ये सोच के चलिए कि एक दूसरे को खरीदने की ये कर लेती है, तो उस केस में क्या हो गया, ये वर्टिकल मर्जर कहला देता है। वर्टिकल में दो आते हैं, एक तो फॉरवर्ड और एक क्या आता है, बैकवर्ड आ जाता है। देखिए फॉरवर्ड का मतलब सीधी सी बात है, आप सोचिए कि लेदर से क्या बनेगा, शू बनेगा। तो अगर ABC लिमिटेड किसको खरीदने की सोच लेती है कि यार मैं XYZ को खरीद लेती हूँ, जिससे क्या होगा, मैं लेदर तो प्रोड्यूस कर ही रही थी, ठीक, अब मैं क्या करूँगा कि सीधा शू कंपनी को खरीद लिया, तो शू से रिलेटेड जो भी मशीनरीज, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ जो भी पार्ट है, तो आप ये सोच लीजिए कि शू से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज हैं वो मुझे मिल जाएंगे, तो आराम से मेरे को एक बना बनाया मार्केट मिल जाएगा। तो ये लेदर कंपनी सोच रही है, ठीक। तो ये एक तरीके से फॉरवर्ड हो गया, क्योंकि लेदर कंपनी क्या कर रही है, शू कंपनी को खरीद रही है, ये पार्ट आ गया। वैसे ही आप बैकवर्ड भी बोल सकते हो। बैकवर्ड में क्या होता है, शू कंपनी को पता है कि यार लेदर खरीदते हैं इससे, तो एक पर्टिकुलर कॉस्ट लगती है, अगर इस कंपनी को ही खरीद लेंगे तो जो ये कंपनी क्या करती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में जो सेल करती है हमें, तो ये हमारी कंपनी हो जाएगी, तो हमारी क्या होगी, कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, एक तरीके से हमारा फ़ायदा हो जाएगा, ये सोच रही है। तो वो क्या हो गया, एक तरीके से बैकवर्ड। बैकवर्ड में क्या हो गया, जो शू कंपनी है वो लेदर कंपनी को खरीदने की सोच रही है। तो यहाँ पे बोल रहा है ABC हैज़ बीन XYZ's लेदर सप्लायर फॉर मैनी ईयर एंड दे रियलाइज दैट बाय एंटरिंग इनटू ए मर्जर टुगेदर दे कुड कट कॉस्ट एंड इंक्रीजेस प्रॉफिट। दे मर्ज वर्टिकली बिकॉज द लेदर प्रोड्यूस बाय ABC इज यूज्ड इन XYZ शू। तो यहाँ पे जनरली जो ABC लेदर को प्रोड्यूस करता है वो XYZ के शू में काम आता है। अब देखिए आपस में मिलकर एक नई कंपनी बन रही है, तो अमालगमेशन हो गया, लेकिन यहाँ पे हम मर्जर की बात कर रहे हैं, मर्जर में दोनों आ जाता है। तो आप चाहे तो ये भी बोल सकते हैं कि ABC ने XYZ को खरीद लिया या XYZ ने ABC को खरीद लिया, ऐसे भी बोल सकते हो। एब्जॉर्प्शन का पार्ट भी आपका आ सकता है। अब तभी हम क्या बोलते हैं, देखिए मर्जर एंड एक्विजिशन बोलिए, वो सही रहेगा बोलने के लिए। तो वर्टिकल मर्जर एंड एक्विजिशन में टेक द फॉर्म ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड मर्जर एंड एक्विजिशन। द मर्जर ऑफ रिलायंस पेट्रोकेमिकल लिमिटेड विथ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इज वर्टिकल मर्जर विथ बैकवर्ड लिंकेज एज फार एज RIL इज कंसर्न। देखिए ये बोल रहा है कि जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है उसने किसको खरीद लिया, क्योंकि इंडस्ट्री में ये पेट्रोकेमिकल काम आता है। तो एक तरीके से मान के चलिए कि जब भी हम किसकी बात करते हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी से कुछ खरीदती है, बेचती है, आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको इनपुट या रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, तो पेट्रोकेमिकल की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मर्ज हो गई, किसको, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के लिए एक तरीके से हेल्प हो गई। तो वो बैकवर्ड लिंकेज क्यों हो गया, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने रिलायंस पेट्रोकेमिकल लिमिटेड को खरीद लिया, क्योंकि बोल रहा है एज फार एज RIL इज कंसर्न, तब उसे बैकवर्ड बोलेंगे। एंड द मर्जर ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विथ सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी इज ऑल्सो ए वर्टिकल मर्जर विथ फॉरवर्ड लिंकेज। तो इसमें आप ऐसे बोल सकते हो, देखिए सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो सीधा सिविल कंस्ट्रक्शन में जा रही है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, जो इनपुट प्रोवाइड करती थी वो किसको खरीद रही है, जो आउटपुट बनाती थी उसको खरीद रही है। तो जनरली ये फॉरवर्ड लिंकेज से रिलेटेड आ जाएगा, सिंपल पार्ट। अब आपको दे रखा है कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर का मतलब क्या हो गया कि आपस में कोई भी कॉमन बिजनेस एरिया नहीं होता। ऊपर आपने देखा था हॉरिजॉन्टल में सेम प्रोडक्ट है और सेम मार्केट है, वर्टिकल में आपने देखा कि सेम इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं, दो बिजनेस सेम है, लेकिन एक दूसरे से क्या करते हैं, वो गुड्स परचेज करने का काम करते हैं। किसके फॉर्म में, इनपुट आउटपुट के फॉर्म में। आपको पता है कि एक आउटपुट बनाने वाली कंपनी सामने वाले से क्या खरीद रही है, इनपुट खरीद रही है, मतलब रॉ मटेरियल खरीद रही है, तो वो आपने वर्टिकल में देखा, ठीक है। तो जब भी आप वर्टिकल में एक लाइन बना लीजिए, आपको समझ में आ गया कि इनपुट लेने के लिए जो कंपनी है वो आउटपुट क्या करेगी, आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए कंपनी क्या करेगी, इनपुट तो खरीदेगी, तो एक वर्टिकल लाइन बन गई। जबकि हॉरिजॉन्टल में क्या हो गया, एक सेम लाइन हो गया। और कॉन्ग्लोमेरेट मतलब क्या हो गया, दोनों का रिलेशनशिप ही अलग अलग है, कोई कॉमन बिजनेस एरिया नहीं है। जैसे मैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फर्नीचर कंपनी को परचेज कर लेती हूँ, तो कोई कॉमन है क्या, नहीं है बिल्कुल, ठीक है। कोई इनपुट आउटपुट का लेना देना है, नहीं है। कोई रॉ मटेरियल है क्या इससे रिलेटेड, नहीं। सीमेंट कंपनी अगर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को खरीद लेती है तो वो तो वर्टिकल आ जाएगा, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाली सीमेंट कंपनी को खरीद लेती है तो वो वर्टिकल आ जाएगा। लेकिन कॉन्ग्लोमेरेट में जनरली क्या बोल रहे हैं, सीमेंट कंपनी फर्नीचर वाले को खरीद रही है, फर्नीचर वाली सीमेंट कंपनी को खरीद रही है, तो दोनों फर्म का काम क्या है, एक दूसरे से अनरिलेटेड है, रिलेटेड नहीं है।
तो यहाँ पे यही बोल रहा है कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर इज ए मर्जर बिटवीन टू कंपनी दैट हैव नो कॉमन बिजनेस एरिया. इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फर्म ऑपरेटिंग इन इंडस्ट्रीज अनरिलेटेड टू ईच अदर. द बिजनेस ऑफ टारगेट कंपनी इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द एक्वायरिंग कंपनी. आ गया. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर इज टू अचीव बिग साइज. एग्जाम्पल ए वॉच मैन्युफैक्चरर एक्वायरिंग ए सीमेंट मैन्युफैक्चरर, ए स्टील मैन्युफैक्चरर एक्वायरिंग ए सॉफ्टवेयर कंपनी. इस तरीके से आपको दे रखा है. तो आप डाइवर्सिफिकेशन का तरीका अपना रहे हो. ठीक. अब आपको दे रखा है कॉन जेनरिक मर्जर. कॉन जेनरिक मर्जर क्या है? देखिए इसमें जनरली बोल रहा है कि दो या उससे ज़्यादा बिजनेस एक दूसरे रिलेटेड है. किस सेंस में कि कस्टमर ग्रुप सेम है, फंक्शन सेम है, या टेक्नोलॉजी एक तरीके से क्या है एक दूसरे से रिलेटेड है. देखिए सेम तो बिल्कुल नहीं, यानी रिलेटेड का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि एक कंप्यूटर सिस्टम मैन्युफैक्चर है तो उसका यूपीएस मैन्युफैक्चर से रिलेशनशिप होगा ही होगा. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर के साथ लोग क्या करते हैं, यूपीएस भी खरीद सकते हैं. पावर सेविंग सिस्टम जो भी है वो पर्टिकुलर खरीदते हैं. तो आपको पता है कि कंप्यूटर के साथ यूपीएस भी क्या कर रहे हो, साथ में बेचने का काम कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, कॉन जेनरिक मर्जर का पार्ट आ गया. मोबाइल कंपनीज है तो वो क्या करती है, आप देखते हो कि मोबाइल कंपनीज क्या करती है, अगर खुद का सारा प्रोडक्शन करती है तो बात अलग है. लेकिन अगर आप देखोगे मोबाइल के साथ क्या होता है, वो भी मिलता है, कवर भी मिलता है. तो कवर किसी और कंपनी का हो, ये भी हो सकता है. या जो बोलते हैं ना टेम्पर्ड ग्लास होता है जो मोबाइल के साथ ऊपर लगता है, तो वो टेम्पर्ड ग्लास अलग कंपनी का हो. तो यहाँ पे मोबाइल कंपनी और वो टेम्पर्ड ग्लास कंपनी आपस में मिल गई और वो कॉन जेनरिक मर्जर हो गया. क्योंकि आपको पता है कि दोनों ही किससे रिलेटेड है, मोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि जो टेम्पर्ड ग्लास है वो मोबाइल में ही लगता है. तो यहाँ पे बोल दिया कि कंप्यूटर सिस्टम जो बनाती है वो सारा का सारा पार्ट, या आप अलग अलग देखिए ना, कंप्यूटर सिस्टम में भी एक कंपनी क्या करती है, सिर्फ मॉनिटर क्रिएट करने का काम करती है, ठीक है, और एक सीपीयू क्रिएट करने का काम करती है. तो वो आपस में एक साथ मिल गई, कॉन जेनरिक मर्जर हो गया. क्योंकि आपको पता है कि दोनों की टेक्नोलॉजी या फंक्शन क्या है, सेम ही ग्रुप से रिलेटेड है. यहाँ पे आ गया. अब आपको दे रखा है मार्केट एक्सटेंशन मर्जर. मार्केट एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि आप सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो लेकिन अलग अलग मार्केट में. इट इन्वॉल्व्स टू कंपनी दैट सेल द सेम प्रोडक्ट बट इन डिफरेंट मार्केट. तो आपको मैं जैसे कोई एग्जांपल दे सकता हूँ. देखो अगर आप चिप्स कंपनी का एग्जांपल ले लीजिए. अगर आप मार्केट एक्सटेंशन का पार्ट देख रहे हैं तो एक एग्जांपल और हो सकता है. जैसे मान के चलिए कि कोई लोकल शू कंपनी यानी इंडिया में क्या करती है, शू बेचती है, तो इंडिया उसका एक मार्केट हो गया. अब उसने क्या कर दिया कि बाहर की, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि अमेरिका की कोई कंपनी है, उसको परचेज कर दिया, तो उसको दूसरा डिफरेंट मार्केट भी मिल गया. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका की कोई कंपनी को परचेज किया तो वो भी शू बेचती है, तो उसको वहाँ का मार्केट भी मिल गया. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सेम प्रोडक्ट है लेकिन डिफरेंट मार्केट में. थोड़ा सा मैंने टिपिकल ले लिया एग्जांपल, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें जो एग्जांपल है वो भी टिपिकल है. तो मार्केट एक्सटेंशन का एग्जांपल थोड़ा टिपिकल इस सेंस में हो सकता है. देखिए बोल रहा है आरबीसी सेंचुराज मर्जर विथ ईगल बैंक शेयर्स इंक इन 2002 वाज ए मार्केट एक्सटेंशन मर्जर. तो इसमें एक शायद है ना, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है, एक तो कनाडा की कंपनी थी बैंक, और एक थी जो वो शायद अमेरिका या इस साइड की थी. यहाँ पे दे रखा है एक अमेरिका की थी और एक कनाडा की थी. दैट हेल्प आरबीसी विथ इट्स ग्रोइंग ऑपरेशन इन द नॉर्थ अमेरिकन मार्केट. ईगल बैंक शेयर ओन टकर फेडरल बैंक, वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक इन अटलांटा विद ओवर 250 वर्कर्स एंड $1.1 बिलियन इन एसेट. अब देखिए मेरे हिसाब से जो ये आरबीसी थी ना, ये कनाडा की थी, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि ईगल बैंक शेयर है वो कहाँ पे थी, अटलांटा में, यानी अमेरिका में. तो एक तरीके से आरबीसी को क्या हेल्प हो गई कि उसको दूसरे मार्केट में ग्रो करना था. कनाडा की कंपनी को कहाँ पे ग्रो करना था, नॉर्थ अमेरिका में. तो इसका मतलब वो कनाडा में तो ग्रोथ हो ही रही थी उसकी, लेकिन दूसरे मार्केट में भी ग्रोथ हो गई, दूसरी कंट्री में भी उसकी ग्रोथ हो गई, तो उसने इसको मर्ज कर दिया. तो इस तरीके से एग्जांपल देखिए आपको समझ में आ जाएगा. आप बोलोगे सर आपने नाइकी और रिबॉक का एग्जांपल दिया था हॉरिजॉन्टल में, तो देखिए वहाँ पे क्या था कि वो सारे प्रोडक्ट ही बिक रहे हैं, आपको पता है. और सेम मार्केट मतलब क्या है, देखिए इंटरनेशनली वो पहले से ही है. रिबॉक, एडिडास, नाइकी, आपको पता है कि वो सारे इंटरनेशनली मार्केट में बिक ही रहे हैं. तो वहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडिया में आप बेच रहे थे और इंडिया से आप अमेरिका में चले गए, ऐसा पार्ट नहीं बोल रहा. जनरली मैं क्या बोल रहा हूँ कि पूरा इंटरनेशनली बिक रहा था. तो उस केस में आपने कंपटीशन रिड्यूस कर दिया, मोनोपोली स्टेटस अचीव कर लिया पूरा इंटरनेशनली. तो रिबॉक और एडिडास आपस में मिल गए, रिबॉक और नाइकी आपस में मिल गए. जबकि यहाँ पे तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप पहले लोकल मार्केट में थे, अब आप कहाँ चले गए, इंटरनेशनल मार्केट में चले गए. तो आपने अपने मार्केट को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, सिंपल सी बात. अब देखिए इसके बाद बोलता है आपको प्रोडक्ट एक्सटेंशन की. एक मिनट, देखिए इसमें क्या बोल रहा है प्रोडक्ट एक्सटेंशन में कि इट इन्वॉल्व्स टू कंपनी सेलिंग डिफरेंट बट रिलेटेड प्रोडक्ट्स. दो कंपनी क्या कर रही है, डिफरेंट प्रोडक्ट बेच रही है लेकिन वो रिलेटेड है. रिलेटेड मतलब क्या हो गया, को कंज्यूम्ड, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे बोल सकते हैं.
कि दोनों साथ में आते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिए थे इकोनॉमिक्स में ब्रेड और बटर, ये आपने एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। तो आपको जनरली ये पता था, और आपको ये पता है कि पेन और इंक, तो जनरली साथ में कार और पेट्रोल। तो जनरली जब भी आप देखोगे कि आपस में कंपनीज मिल जाती है, डिफरेंट प्रोडक्ट बेच रही है लेकिन रिलेटेड, मतलब क्या दोनों साथ में काम आते हैं कि ब्रेड के साथ बटर भी काम आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। आपको पता है कि कॉपी के साथ आपको पेन की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो क्या होता है, कॉपी की जो कंपनी है क्रिएट करने वाली और पेन की कंपनी आपस में मिल जाए। सिंपल एग्जांपल देखिए, टिपिकल क्या देखोगे, टिपिकल तो मैंने लिखे हुए हैं। तो ये बोल रहा है फॉर एग्जांपल द मर्जर बिटवीन मोबिलिंग टेलीकॉम इंक एंड ब्रॉडकॉम इज ए प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। जो मैंने एग्जांपल दे रखे हैं ज़्यादातर जब भी ये कंपनीज के नाम दे रखे हैं, तो ये रियल एग्जांपल है, सर्च करके देखना आपको मिल जाएंगे। द टू कंपनीज बोथ ऑपरेट इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ठीक है, एंड द रिजल्टिंग मर्जर अलाउड द कंपनी टू कंबाइन टेक्नोलॉजीज। अब देखिए जनरली जो ये मोबिलिक टेलीकॉम इंक थी, ये जनरली क्या करती है, 2G 2.5G टेक्नोलॉजी सर्विस देती थी उस वक्त, क्योंकि ये पुराना एग्जाम्पल है बहुत, याद रखना। तो 2G, अब क्या पता 3G 4G जो भी 5G सर्विसेज है वो आ गई होगी। तो ये बोल रहा है कि जो मोबाइल लिंक है वो 2G 2.5G टेक्नोलॉजी इससे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, और जो ब्रॉडकॉम है ये क्या करते थे, ब्लूटूथ प्रोडक्ट निकालती थी। या हम बोल सकते हैं कि देखिए एक तरीके से वाईफाई से रिलेटेड प्रोडक्ट हो गए, ब्लूटूथ से रिलेटेड प्रोडक्ट हो गए, तो वो निकालती थी। तो ये बोल रहा है ब्रॉडकॉम्स 802.11 ब्लूटूथ एंड DSP प्रोडक्ट ये निकालती थी। तो इनका मर्जर होने से क्या हो गया, टेक्नोलॉजी कंबाइन हो गई। देयरफॉर द टू कंपनीज आर एबल टू सेल प्रोडक्ट दैट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो आपको बताया कि जब भी आप क्या करते थे, सर्च करते हो ऑनलाइन मान लो, और पर्टिकुलर इसकी सर्विसेज आपको यूज़ करनी है या ये प्रोडक्ट खरीदना है, तो इसके साथ क्या बोलेगा कि ये सर्विस भी आपको मिल रही है साथ में। तो ये कंपनी जब भी क्या करती है, अपना प्रोडक्ट बेचने की करती, तो इस कंपनी को भी फ़ायदा होता, क्योंकि आपस में दोनों ने क्या कर दिया, टेक्नोलॉजी को कंबाइन कर लिया और सर्विसेज एक साथ दोनों देने लग गए। फिर आपको अदर मर्जर एंड एक्विजिशन दे रखे, जहाँ पे हम बोलते हैं कि फोर्सफुली एक तरीके से बिना सामने वाले की इच्छा से क्या हो रहा है, टेक ओवर हो रहा है, तो उसे हम हॉस्टाइल बोलेंगे। और जहाँ पे आपस में साथ में बैठ के म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू एक्वायर कर रहे हैं टारगेट कंपनी को, तो वो क्या हो गया, फ्रेंडली मर्जर एंड एक्विजिशन हो गया। अब देखिए मर्जर एंड एक्विजिशन में मतलब क्या हो गया, अगर आप मर्जर की बात कर रहे हैं तो आपस में मिल रही है, A+B मिल के C, या A B में चली गई, B A में चले गई। एक्विजिशन का मतलब क्या हो गया कि हमने इफेक्टिव कंट्रोल लेने के लिए उसकी एसेट्स या उनके शेयर्स क्या कर लिए, परचेज कर लिए, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, ये सारा पार्ट आ गया। तो यहाँ पे बोल रहा है व्हेन द मैनेजमेंट ऑफ एक्वायरिंग एंड टारगेट कंपनीज म्यूचुअली एंड विलिंगली एग्रीज फॉर टेक ओवर। तो जब भी आप टेक ओवर का पार्ट देखोगे जनरली एक्विजिशन से रिलेटेड ही है। तो ज़्यादातर आप जो मर्जर देखोगे, अब देखिए मर्जर तो मैंने करा दिया मान लो, अब ज़्यादातर जो पार्ट देखोगे वो एक्विजिशन से रिलेटेड है, लेकिन इसको हम कंबाइंड में मर्जर एंड एक्विजिशन बोल देते हैं। तो इसको फ्रेंडली बोलते हैं क्योंकि म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है, सामने वाले की इच्छा से हमने क्या करा है, उसके शेयर एक्वायर किए हैं। द एक्विजिशन ऑफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑफ यूनिवर्सल लगेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बाय ब्लो ब्लास्ट लिमिटेड एंड रैनबैक्सी बाय डाइची सांक्यो आर द एग्जाम्पल ऑफ ए फ्रेंडली मर्जर एंड एक्विजिशन। तो ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप देख सकते हो कि सामने वाले के शेयर परचेज किए हैं। व्हेन द एक्विजिशन इज फोर्स और अगेंस्ट द विश ऑफ टारगेट मैनेजमेंट इट इज कॉल्ड hostile. Hostile merger and acquisition takes the form of tender offer, wherein the offer to buy the share by the acquiring company will be made directly to the target shareholders without the consent of target management. अब देखिए यहाँ पे म्यूचुअली एग्री हुआ है, तो मैनेजमेंट आपस में, एक कंपनी का मैनेजमेंट दूसरी कंपनी के मैनेजमेंट के साथ टेबल पे बैठ के बातें कर रहे हैं, ठीक है, और एक पर्टिकुलर म्यूचुअल एग्रीमेंट पे डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन हॉस्टाइल में क्या हुआ कि बैक से एक तरीके से क्या कर रहे हैं, जो भी टारगेटेड शेयर होल्डर्स हैं, जैसे प्रमोटर्स हैं हम बोल सकते हैं, उनके पास शेयर पड़े, उनकी होल्डिंग परचेज कर दी, या हम बोल सकते हैं जो मेजर शेयर होल्डर उसमें थे उनके शेयर आपने परचेज कर दिए, जैसे किसी के पास 15% थे। तो जो कंपनी है, एक कंपनी वो सोच रही है कि यार इस कंपनी के शेयर मैं खरीद लूँ, तो जिसके पास 15% शेयर होल्डर है पहले उसको वो टारगेट करेगी बिना टारगेटेड मैनेजमेंट के कंसेंट के, मतलब बिना किसी कंपनी के कंसेंट के। तो ये मान के चलिए कि आप एग्जांपल एक देख लीजिए, जैसे ए कंपनी है, बी कंपनी को क्या करना चाहती है, टेक ओवर करना चाहती है, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट भी हो सकता है, तो वो फ्रेंडली हो जाएगा। हॉस्टाइल का मतलब क्या हुआ कि बी कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनको खरीदने की कर रहे हैं, बी कंपनी के मैनेजमेंट से नहीं पूछा जा रहा और डायरेक्टली उनके शेयर होल्डर से एक्वायर किए जा रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हॉस्टाइल। तो यही आपको बोल रखा है, यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, द टेक ओवर ऑफ शो वॉलेस, डनलप, मैथरन प्लेट एंड हिंदुस्तान डोर ओलिवर बाय छाबड़ियाज। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसने क्या करा, इनका टेक ओवर कर दिया, तो इनके क्या करे, शेयर होल्डिंग को परचेज किया था, मैनेजमेंट से बात नहीं की थी। एंड द टेक ओवर ऑफ अशोक लीलैंड बाय हिंदुजाज आर द एग्जाम्पल ऑफ हॉस्टाइल merger and acquisition.
वैसे आपको एक दे रखा है बेल आउट। देखिए अब जनरली इसमें यही बोल रहा है कि बेल आउट मर्जर एंड एक्विजिशन आर रिसोर्टेड टू बेल आउट द सिक कंपनीज। तो जहाँ पे सिक कंपनीज होगी, आपस में दो या उससे ज़्यादा कंपनीज मिलकर क्या कर रही है, जो भी अपना लॉसेज है उसको एक तरीके से रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, वापस से प्रॉफिट मेकिंग अप्रोच की तरफ आ रही है। तो जनरली इसके लिए क्या होता है, एक बोर्ड होता है, क्रिएट किया जाता है। जैसे हमारे इंडिया में बता रहा हूँ मैं आपको, एक एग्जाम्पल आया था नेट में। तो हमारे इंडिया से रिलेटेड क्या है, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन है। उसके सुपरविजन में जब भी दो कंपनीज या उससे ज़्यादा कंपनीज का मर्जर हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, अरेंज मर्जर बोला जाता है। तो देखिए इस टाइप से आ जाते हैं कभी कभी। अब देखिए नेगोशिएटेड, जहाँ पे नेगोशिएशन हुआ। रिवर्स मर्जर अभी आपको बताऊंगा। ऑफर फॉर सेल, जनरली क्या किया जा रहा है, ऑफर किया जा रहा है कि हम बेचना चाहते हैं। तो इस तरीके से नॉर्मल पॉइंट है, ये मैंने आपको समझाए हुए हैं। वैसे तो पर्टिकुलर मैंने यूट्यूब पे इसकी वीडियो डाली हुई है, लेकिन मैं क्या करूँगा, पहले आपको अनसॉल्व प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप सॉल्व कर सको, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको इसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए दिसंबर 18 में आया था, तो इस तरीके से आपका आ सकता है। तो बेल आउट भी इसका ही नाम है। तो अब देखिए अरेंज मर्जर भी आ सकता है और बेल आउट मर्जर के नाम से भी आ सकता है। तो देखिए बोल रहा है टू अलाउ द कंपनी फॉर रिहेबिलिटेशन एज पर द स्कीम्स अप्रूव्ड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि जो सिक कंपनी जो बहुत ज़्यादा लॉसेस जनरेट कर रही है वो धीरे धीरे रिवाइव हो सके, रिहेबिलिटेट हो सके, यानी एक तरीके से प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में वापस से आ सके। अब आपको दे रखा है strategic merger and acquisition involves operating synergies, that is two companies are more profitable combining than separate। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें सिनर्जी क्रिएट हो रही है, एक मार्केट वैल्यू क्रिएट हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल कंपनी क्या कर रही है, अपने रिसोर्सेज के थ्रू जो भी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो आपको पता है कि 1+1 मिलके 2 नहीं बनते, क्या बोलते हैं 3 बनता है। यानी ऐसे बोलते हैं ना 2+2 4 नहीं 5 होता है। तो वो एक तरीके से क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा पार्ट क्रिएट कर रहा है, एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट कर रहा है, तो वो सिनर्जी क्रिएट कर रहा है। इसे हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मर्जर एंड एक्विजिशन। क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज जो नहीं थे वो किसके थ्रू अवेलेबल हो जाते हैं, मर्जर के थ्रू अवेलेबल हो जाते हैं। फाइनेंशियल मर्जर एंड एक्विजिशन, द बिडर यूजुअली बिलीव दैट प्राइस ऑफ द कंपनी स्टॉक इज लेस देन द वैल्यू ऑफ कंपनी एसेट। देखिए जनरली इसमें ये बोल रहा है कि जो बोली लगाने वाला है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो परचेज करने वाला है, सामने वाले को टेक ओवर करने की सोच रहा है, तो उसको पता है कि कंपनी की वैल्यू तो अच्छी है, कंपनी के एसेट्स की वैल्यू तो अच्छी है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू कम है। तो इस हिसाब से वो क्या कर रहा है, फाइनेंशियल मर्जर एंड एक्विजिशन का पार्ट ले रहा है कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। अब मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी की एसेट की वैल्यू तो अच्छी है, लेकिन मार्केट वैल्यू जो कंपनी की स्टॉक की वैल्यू है वो क्या चल रही है, कम चल रही है। तो एक तरीके से वो फ़ायदा उठाने की सोचता है। रिवर्स मर्जर एंड एक्विजिशन में क्या होता है कि जो भी लॉस मेकिंग कंपनी है वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को परचेज कर रही है। ठीक है, याद रखना है, ऐसे नहीं कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी को परचेज कर रही है, वो नहीं बोल रहा मैं, या मिल रही है। हम ऐसे बोल रहे हैं कि अगर ए कंपनी है वो लॉस मेकिंग है और बी कंपनी है प्रॉफिट मेकिंग है, तो बी कंपनी एक्वायर करेगी तो उसे रिवर्स नहीं बोलेंगे, उसे नॉर्मल मर्जर बोलेंगे। लेकिन अगर एक लॉस मेकिंग कंपनी क्या कर रही है, इसको खरीद रही है, बी को खरीद रही है प्रॉफिट मेकिंग को, तो इसका मतलब ये मिल रही है, ये ख़त्म हो रही है और ए सर्वाइव कर रही है, तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देती है। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं। तो जो फाइनेंशियली वीक कंपनी है वो एक तरीके से सामने वाली फाइनेंशियली साउंड कंपनी को खरीद रही है, उसे रिवर्स बोलेंगे। इसी तरीके से हमारे इंडियन सेंस में ये भी बोलते हैं कि अगर एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को परचेज कर लेती है, तो आप देखिए प्राइवेट कंपनी छोटी मानी जाती है, ये मान के चलिए पब्लिक लिमिटेड से। तो यही मान के चलिए कि अगर एक छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को खरीद लेती है तो उसे रिवर्स बोला जाता है। तो बोला इट इज़ द मर्जर ऑफ लार्ज कंपनी विद ए स्मॉल कंपनी। तो याद रखना, जब स्मॉल कंपनी लार्ज कंपनी को खरीद लेती है तो उसे रिवर्स मर्जर बोला जाएगा। रिवर्स मर्जर एंड एक्विजिशन इज व्हेन ए स्मॉल कंपनी एक्वायर्स ए लार्जर कंपनी। आ गया। लार्ज कंपनी क्या होगी, जो फाइनेंशियली साउंड होगी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होगी। स्मॉल मतलब जो फाइनेंशियली वीक हो सकती है, रिसोर्सेज इतने नहीं होंगे उसके पास, और लॉस मेकिंग होगी। ए रिवर्स मर्जर इज ए मर्जर। तभी मैंने देखिए ये पॉइंट भी कवर कर लिया ताकि आपकी हेल्प मिल जाए। वैसे तो मैंने इतने पॉइंट ही कवर किए थे, लेकिन मुझे लगा कि यार ये कवर करना भी सही है। ये बोला है रिवर्स मर्जर इज ए मर्जर इन विच ए प्राइवेट कंपनी बिकम्स ए पब्लिक कंपनी बाय एक्वायरिंग इट। इसका मतलब क्या है, प्राइवेट कंपनी ने पब्लिक लिमिटेड कंपनी को खरीद लिया। इट सेव्स ए प्राइवेट कंपनी फ्रॉम द कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड एक्सपेंसिव कंप्लाइंस ऑफ बिकमिंग ए पब्लिक कंपनी। तो उसने डायरेक्टली पब्लिक लिमिटेड कंपनी को एक्वायर कर लिया, जिससे जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनने के प्रोसेस थे वो उसको फॉलो नहीं करने पड़े। इंस्टीड इट एक्वायर ए पब्लिक कंपनी एज एन इन्वेस्टमेंट एंड कन्वर्ट इट सेल्फ इंटू ए पब्लिक कंपनी। तो वो जो प्राइवेट कंपनी है वो क्या मानी जाएगी, पब्लिक कंपनी कहला देती है। फिर ये बोल दिया। However, there is another angle to concept of reverse merger. When a weaker or smaller company acquire a bigger company, it is a reverse merger. In addition, when a parent company merges into subsidiary, अब देखिए क्या बोल रहा है, जो होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिडरी में जाके मिल रही है।
होल्डिंग कंपनी क्या होती है आपको पता है, जिसने सब्सिडरी के क्या है 51% या उससे ज़्यादा शेयर परचेज किए गए हैं। एक बोलते हैं ना होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, तो इसका मतलब क्या है कि आपने सब्सिडरी कंपनी के पूरे 100% शेयर खरीदे हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, सब्सिडरी कंपनी अगर होल्डिंग कंपनी को एक्वायर कर लेती है या लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को एक्वायर कर लेती है तो वो भी रिवर्स मर्जर कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम मर्जर एंड एक्विजिशन, और एक बोल रहा है अप स्ट्रीम। इट इज़ द मर्जर ऑफ ए पेरेंट कंपनी विद इट्स ओन सब्सिडरी, ये आ गया। अब आप देख सकते हैं कि मर्जर ऑफ पेरेंट कंपनी विद इट्स ओन सब्सिडरी डाउन स्ट्रीम, तो पेरेंट कंपनी किस में जाके मिल रही है, सब्सिडरी में मिल रही है, जिसे आप जनरली रिवर्स भी बोल रहे हो। अप स्ट्रीम मर्जर एंड एक्विजिशन इज द मर्जर ऑफ सब्सिडरी कंपनी विद इट्स ओन पेरेंट कंपनी। तो आपको पता है कि जो होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी को पूरे का पूरा एक्वायर कर रही है, वो आ गया अप स्ट्रीम। डिफेक्टो मर्जर एंड एक्विजिशन हैज़ इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ मर्जर एज पर लीगल प्रोविजन बट इज एंटर्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट्स। यानी इसमें नॉर्मली आप क्या कर रहे हो, इंडिविजुअल एसेट्स को एक्वायर धीरे धीरे करके कर रहे हो, लेकिन लीगल प्रोविजंस को भी आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा मर्जर के साथ साथ, ठीक है। तो कोई आप ये नहीं कि इलीगली परचेज कर रहे हो, यहाँ पे आपको लीगल प्रोविजन के साथ साथ इंडिविजुअल एसेट्स को आप परचेज कर रहे हो। यहाँ बोल रहा है कैश मर्जर एंड एक्विजिशन अकर्स व्हेन सर्टेन शेयर होल्डर एक्सेप्ट कैश फॉर देयर शेयर वाइल अदर शेयर होल्डर रिसीव शेयर्स इन द सर्वाइविंग कंपनी। तो आपको पता है कि जैसे ए किस में मिल गई, बी में मिल गई, तो यहाँ पे सर्वाइविंग कंपनी ये है, तो बी कंपनी क्या ऑफर कर रही है, ए कंपनी के शेयर होल्डर को कैश ऑफर कर रही है, ठीक है, कुछ शेयर होल्डर को, और कुछ शेयर होल्डर को क्या कर रही है, उसके बदले में शेयर्स ऑफर कर रही है। तो शेयर्स के बदले में शेयर भी ऑफर कर रही है और शेयर के बदले में कैश भी ऑफर कर रही है। तो यहाँ पे बोल रहा है कैश मर्जर एंड एक्विजिशन। शॉर्ट टर्म में क्या बोल रखा है, इट टेक्स प्लेस व्हेन ए पेरेंट कंपनी एक्वायर द टोटल वोटिंग पावर इन ए सब्सिडरी कंपनी। जब होल्डिंग कंपनी पूरा का पूरा वोटिंग पावर ले लेती है सब्सिडरी कंपनी में, उसे शॉर्ट टर्म मर्जर एंड एक्विजिशन बोलते हैं। अब देखिए शॉर्ट टर्म थे, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वन लाइनर है, आपको ऐसे पढ़ने। फिर मैंने आपको कुछ अदर टर्म भी कवर कर रखी है, जैसे यहाँ पे बोल रखा है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में क्या बोल रहा है, एक नई कंपनी क्रिएट होती है, स्टॉक होल्डर ऑफ द बोथ कंपनी अप्रूव द कंसोलिडेशन एंड सब्सिक्वेंट टू द अप्रूवल रिसीव कॉमन इक्विटी शेयर इन द न्यू फर्म। तो जनरली क्या बोल रहा है, कॉमन इक्विटी शेयर मिल जाता है न्यू फर्म में। एग्जाम्पल, इन 1998 सिटी कॉप एंड ट्रैवलर्स इंश्योरेंस ग्रुप अनाउंस ए कंसोलिडेशन विच रिजल्टेड इन सिटी ग्रुप। अब इसकी शेयर होल्डिंग अलग थी, इसकी शेयर होल्डिंग अलग थी, तो आपको पता है कि इसके शेयर होल्डर और इसके शेयर होल्डर क्या करेंगे, डिमांड करेंगे कि हमें हमारा अमाउंट दीजिए। तो कंपनी क्या बोलेगी, ये जो सिटी ग्रुप, कि हम आपको क्या कर रहे हैं, सिटी ग्रुप के शेयर होल्डिंग दे देते हैं। तो कॉमन शेयर होल्डिंग आपको मिल जाएगी, इनको भी मिल जाएगी, इनके भी शेयर होल्डर को मिल जाएगी, किसमें, सिटी ग्रुप में, ये बोल दिया। फिर आपको दे दिया टेंडर ऑफर। ये क्या है, देखिए जब टेंडर ऑफर की बात करते हैं हम, तो ये मैंने वही एक्विजिशन के केस में आपको बताया था। और हॉस्टाइल की ज़्यादातर इसमें जब भी देखा करो ना, तो हॉस्टाइल का पार्ट देखा करो, क्योंकि देखिए एक्विजिशन सिंपल पार्ट है। एक्विजिशन का मतलब क्या है, आप सामने वाली कंपनी के क्या कर रहे हो, शेयर्स परचेज कर रहे हो। अब सामने वाली कंपनी के कैसे कर रहे हो, कंपनी के मैनेजमेंट के साथ नहीं कर रहे हो मीटिंग, जनरली क्या कर रहे हो, जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनसे डायरेक्टली खरीद रहे हो, तो ये टेंडर ऑफर हो गया। वन कंपनी ऑफर टू परचेज द आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ द अदर फर्म एट ए स्पेसिफिक प्राइस। अब देखिए उस कंपनी को नहीं बोल रहे हैं, उस कंपनी के शेयर होल्डर को बोल रहे हैं। ये देखिए बोल रहा है द एक्वायरिंग कंपनी कम्युनिकेट्स द ऑफर डायरेक्टली टू द अदर कंपनी शेयर होल्डर। जो टारगेटेड कंपनी है उसके शेयर होल्डर को डायरेक्टली बोला जा रहा है। तो जॉनसन एंड जॉनसन मेड ए टेंडर ऑफर इन 2008 टू एक्वायर ऑमरिक्स बायो फार्मास्यूटिकल्स फॉर $438 मिलियन, ये बोल रहा है। तो एक तरीके से इसने टेंडर ऑफर निकाला, तो इसके डायरेक्ट शेयर होल्डर को बोला कि हम आपके खरीदना चाहते हैं। तो आपको पता है कि शेयर होल्डर अट्रैक्ट होंगे, क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट वैल्यू से एक तरीके से ज़्यादा उन्हें अमाउंट मिलने का ऑफर दिया गया है, तो क्या पता वो अट्रैक्ट हो जाए। फिर आपको दे रखा है एक्विजिशन ऑफ असेट्स। तो इसमें देखो सीधी सी बात बोल रहा है कि एक कंपनी क्या करती है, दूसरी कंपनी की एसेट एक्वायर करती है। ये बोल दिया शुरू में लाइन में, द कंपनी हुज असेट्स आर बीइंग एक्वायर्ड ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। अब इसमें शेयर होल्डर से अप्रूवल ले रहे हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली नहीं है, हॉस्टाइल नहीं है, शेयर होल्डर से क्या कर रहे हैं, अप्रूवल ले रहे हैं। द परचेज ऑफ असेट इज टिपिकल ड्यूरिंग बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग वेयर अदर कंपनीज बिड फॉर वेरियस असेट ऑफ द बैंक्रप्ट कंपनी विच इज लिक्विडेटेड अपॉन द फाइनल ट्रांसफर ऑफ असेट टू द एक्वायरिंग फर्म। तो जनरली देखिए आपको बताया कि जो कंपनी एक तरीके से बैंक्रप्ट हो रही है, तो कंपनी क्या करेगी, बिड लगाएगी अलग अलग एसेट्स पे, तो परचेज करने की करेगी। तो बोला विच इज़ लिक्विडेटेड अपॉन द फाइनल ट्रांसफर ऑफ असेट टू द एक्वायरिंग फर्म्स। तो इसका मतलब अलग अलग कंपनीज आके सामने वाली कंपनीज पे बिड लगाएगी और बोलेगी कि हम आपकी एसेट इतने में खरीदना चाहते हैं। तो जैसे ही फाइनल असेट्स ट्रांसफ़र हो जाती है,
और वो एक्वायरिंग फर्म जो खरीदने वाली फर्म्स खरीद लेती है सामने वाले को, तो अपने आप वो लिक्विडेट हो जाएगी। कौन सी सामने वाली कंपनी? देखिए जैसे ए कंपनी क्या हो गई, बैंकरप्ट हो गई, तो उसकी जो भी एसेट्स है वो बी कंपनी, सी कंपनी, डी कंपनी ये खरीदने की कर रही है। तो जैसे ही सारी की सारी एसेट्स ट्रांसफ़र हो जाएगी, ये हो जाएगी लिक्विडेट, सीधी सी बात। अब आपको दे रखा है डी मैनेजमेंट बाय आउट। अब देखिए मैं ये क्यों कवर कर रहा हूँ सारे के सारे अदर पॉइंट, ताकि आपके एग्जाम में कभी आ जाए तो आपको समझ में आ जाए कि मैनेजमेंट बाय आउट क्या होता है, एक्विजिशन ऑफ एसेट का पार्ट क्या होता है, टेंडर ऑफर क्या होता है। तो कभी कभी लाइंस में पूछ लिया जाता है। देखिए वैसे ही इसमें क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट बाय आउट, मैनेजमेंट क्या करती है, खरीद लेती है। अब क्या बोल रही है, मैनेजमेंट क्या खरीदेगी, मैनेजमेंट टीम जो भी बिजनेस में काम कर रही है, जिस भी बिजनेस में, जैसे आपको पता है कि आप XYZ लिमिटेड में मैनेजमेंट की टीम है, वो काम कर रही है XYZ लिमिटेड में, तो XYZ लिमिटेड के क्या करेगी, मैनेजमेंट के शेयर खरीद लेगी। ठीक है, एक तरीके से वो एम्प्लॉय की तरह काम नहीं करेगी, ओनर की तरह काम करेगी। ये बोल रहा है एम्प्लॉय की तरह काम नहीं करेगी, किसकी तरह काम करेगी, ओनर की तरह। यही बोल रहा है मैनेजमेंट बाय आउट इज अ ट्रांजेक्शन वेयर ए कंपनीज मैनेजमेंट टीम परचेजेस द असेट एंड ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस दे मैनेज। मतलब जो वो मैनेज करती है उसको ही क्या करेगी, वो खरीद लेगी। XYZ लिमिटेड क्या करती है, XYZ लिमिटेड को मैनेज करती है, तो जितना हिस्सा वो मैनेज करती है उतनी वो एसेट या उतने बिजनेस के ऑपरेशन को वो परचेज कर लेगी, क्योंकि वो बोलेगी कि एक तरीके से एम्प्लॉय की तरह काम करना बेनिफिशियल है ही नहीं, क्योंकि सारा काम हम कर रहे हैं, ऑपरेट हम कर रहे हैं, तो इससे अच्छा ओनर की तरह काम करें। तो मैनेजमेंट क्या करेगा, उतना हिस्सा खरीद लेगा। MBO इज अपीलिंग टू प्रोफेशनल मैनेजर्स बिकॉज ऑफ द ग्रेटर पोटेंशियल रिवार्ड फ्रॉम बिंग ओनर ऑफ द बिजनेस रादर देन एम्प्लॉय। तो बोल रहा है एम्प्लॉय होने से अच्छा है ओनर रहे, क्योंकि उसमें एक तरीके से क्या होगा, ग्रेटर पोटेंशियल रिवॉर्ड मिलेगा, बेनिफिट भी ज़्यादा होगा। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल कंसल्टेंसी जाइंट ग्रैंट थॉर्नटन, द ओवरऑल डील एक्टिविटी इंक्लूडिंग बोथ मर्जर्स एंड एक्विजिशन एंड प्राइवेट इक्विटी वाज अबाउट $59 billion in the January-November period of 2017, a 9% rise from the previous year 16। तो जनरली इसमें यही बोल रखा होगा कि मैनेजमेंट ने बाय आउट किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पिछले प्रीवियस ईयर 16 से जो ज़्यादा अमाउंट राइज हुआ वो कितना हुआ, 9% राइज हुआ। बोथ मर्जर एंड एक्विजिशन और प्राइवेट इक्विटी, मतलब कंपनी की इक्विटी पिछले पार्ट से ज़्यादा बढ़ गई थी 9%, किसकी वजह से, मैनेजमेंट बाय आउट की वजह से। यानी एक तरीके से ग्रोथ भी बढ़ जाती है, बोल रहा है। अब आपको दे रखा है डीमर्जर। डीमर्जर का पार्ट सिंपल है, जैसे हम बोल सकते हैं कि कोई ए कंपनी है, ए कंपनी की बहुत सारी अंडरटेकिंग है अलग अलग, एक वो क्या कर रही है, उसको अलग कर रही है और अलग नाम दे रही है, तो वो एक तरीके से क्या होगा, डीमर्जर का केस हो सकता है। तो बिजनेस स्ट्रेटजी की बात करते हैं इसमें हम, यानी आप देख सकते हैं कि जनरली इसमें क्या बात करता है कि एक सिंगल बिजनेस है, उसको क्या करेंगे, हम पार्ट्स में बांट देंगे। ठीक है, अब या तो जो पार्ट्स में बांटा है वो खुद हम ऑपरेट कर रहे हैं, या हम चाहते हैं कि आगे उसको बेचना या डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो वो सारा पार्ट बाद में कर सकते हैं। मतलब जो भी रिजल्टिंग कंपनी बन रही है तो वो एक अलग से कंपनी बन रही है जो बाद में आप बेच सकते हो। ठीक है, उसको अलग से ऑपरेट कर सकते हो। आपको पता है कि अगर आपकी एक बड़ी कंपनी है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपको एक्वायर करने की सोच रहे होते हैं, मतलब एनिमी भी बहुत सारे बन जाते हैं। तो उस केस में आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को अलग कर रहे हो जिससे आपका पार्ट थोड़ा सा अलग दिखे, तो वो भी आप कर सकते हो। तो डीमर्जर के पार्ट में बोल रहा है इट इज़ ए बिजनेस स्ट्रेटजी इन विच ए सिंगल बिजनेस इज ब्रोकन इनटू कंपोनेंट आइदर टू ऑपरेट ऑन देयर ओन और टू बी सोल्ड और टू बी डिजॉल्व। ये बोल दिया ए डीमर्जर अलाउज ए लार्ज कंपनी सच एज कॉन्ग्लोमेरेट। अब देखिए आपने कॉन्ग्लोमेरेट में देखा कि आपका जो बिजनेस होता है क्या अलग अलग होता है। एक सीमेंट कंपनी हो गई, सीमेंट कंपनी ने क्या करा, फर्नीचर कंपनी में ले ली, स्टील कंपनी में ले ली, तो तीनों का लिंक है ही नहीं। तो आपको पता है कि अगर सीमेंट, फर्नीचर, स्टील, इसका आपने एक बिजनेस बना रखा है, जैसे मैंने आपको बोल दिया चिराग एंड ग्रुप, चिराग एंड ग्रुप। अब उसके अंदर जैसे आईटीसी बोलते हैं, आईटीसी ग्रुप बोलते हैं, वैसे चिराग एंड ग्रुप है, उसके अंदर क्या है, मेरा सीमेंट से रिलेटेड भी बिजनेस है और स्टील का भी है, फर्नीचर का भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, ऐसे मैंने बोल दिया। उसमें से मैंने सीमेंट का अलग से कर दिया और यहाँ पे बना दिया चिराग सीमेंट लिमिटेड, ये बना दिया कंपनी का नाम। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, ये एक रिजल्टिंग कंपनी हो गई। तो जनरली यही बोल रहा है डीमर्जर अलाउज ए लार्ज कंपनी सच एज कॉन्ग्लोमेरेट टू स्प्लिट ऑफ इट्स वेरियस ब्रांड to invite or prevent an acquisition to raise capital by selling of components that are no longer part of the business core's product line or to create separate legal entity to handle different operation। अब देखिए अगर आपको यहाँ पे क्या बोल दिया कि या तो आप क्या करना चाहते हो, इसको अलग से क्रिएट करना चाहते हो, तो क्या हो गया, चिराग सीमेंट लिमिटेड बन गया। ठीक है, क्रिएट सेपरेट लीगल एंटिटी। या बोल दिया कि आप अपने कंपोनेंट को बेचना चाहते हैं, तो आप सीमेंट इंडस्ट्री को बेचना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री बोल रहा हूँ सॉरी, सीमेंट कंपनी को अपने बेचना चाहते हो, तो आपने क्या कर दिया, इसको अपने बिजनेस ग्रुप से अलग कर दिया
फिर इसको सेल करने का काम कर दिया, तो इसे भी जनरली डीमर्जर बोला जाएगा, जो कि मैंने ऊपर लाइन में आपको बताया। तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, उसके हिसाब से कवर कीजिए, सिंपल पार्ट है। तो ये बोला डीमर्जर इज एन अरेंजमेंट वेयर बाय सम पार्ट और अंडरटेकिंग ऑफ वन कंपनी इज ट्रांसफर टू अनदर कंपनी। तो देखिए बोल रहा है ना कुछ पार्ट या अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग मतलब क्या हो गया, आपको पता है कि आपके 5 बिजनेस है, उसमें से एक बिजनेस आपने क्या कर दिया, दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर दिया, विच ऑपरेट्स कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम द ओरिजिनल कंपनी। सीधी सी बात, शेयर होल्डर्स ऑफ द ओरिजिनल कंपनी आर यूजली गिवन एन इक्वलेंट स्टेक ऑफ ओनरशिप इन द न्यू कंपनी। तो नई कंपनी में आपको पता है कि जो पुराने शेयर होल्डर हैं उनको क्या दी जाएगी, शेयर होल्डिंग दी जाएगी इक्वलेंट वे में, जो भी एक तरीके से देखो डिसाइड हो उसके हिसाब से, क्योंकि आपको पता है कि देखिए ज़रूरी नहीं कि जो नई कंपनी है उसकी शेयर्स की वैल्यू सेम हो, तो इस हिसाब से क्या है उनको दे दिए जाते हैं। अब ये तो आप प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हो। यहाँ पे आपको बोल रहा है डीमर्स कंपनी सेट टू बी वन हुज अंडरटेकिंग्स आर ट्रांसफर टू अदर कंपनी एंड द कंपनी टू विच द अंडरटेकिंग आर ट्रांसफर इज कॉल्ड द रिजल्टिंग कंपनी। तो आपको पता है कि जिस कंपनी ने ट्रांसफ़र किया वो डीमर्स कंपनी है, और जो कंपनी नई एक तरीके से क्रिएट हुई है, अलग हुई है, सेपरेट हुई है, वो रिजल्टिंग कंपनी कहलाती है। एग्जाम्पल में दे रखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अब देखो आपको दे रखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज डीमर्स टू रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड रिलायंस कम्युनिकेशन वेंचर लिमिटेड, रिलायंस एनर्जी वेंचर लिमिटेड, रिलायंस कैपिटल वेंचर लिमिटेड, रिलायंस नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड। अब देखिए ये एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री थी, इसकी बहुत सारी अंडरटेकिंग हो गई। आप देखिए पहले एक साथ काम कर रही थी, इसके अंदर सारे काम हो रहे थे, कम्युनिकेशन का भी हो रहा था, एनर्जी का भी हो रहा था, कैपिटल का, लेकिन अलग से कंपनी नहीं बनी हुई थी, ये पूरा एक पर्टिकुलर ग्रुप था, इसके अंदर अलग अलग इसके सब पार्ट थे, ये बोल दिया। लेकिन उसमें से हमने पार्ट सारे अलग कर दिए, तो एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बन गई, एक रिलायंस कम्युनिकेशन वेंचर बन गई, एक रिलायंस एनर्जी वेंचर लिमिटेड बन गई, एक रिलायंस कैपिटल वेंचर बन गई, एक रिलायंस नेचुरल रिसोर्स बन गई। ठीक इसी तरीके से बोला इन अप्रैल 2018 वाइट ब्रेड PLCs अनाउंस टू डीमर्ज कोस्टा कॉफ़ी फ्रॉम देयर स्टेबल ऑफ बिजनेसेस। तो यहाँ पे इसके बहुत सारे बिजनेस थे, उसमें से इसने जो एक बिजनेस है कॉफ़ी से रिलेटेड उसको अलग करने का डिसाइड कर दिया। पी फाइजर सोल्ड देयर इन्फेंट न्यूट्रिशन बिजनेस टू नेस्ले। अब देखिए ये बोल रहा है पी फाइजर का बहुत सारे बिजनेस थे, उसमें से उसने एक प्रोडक्ट है जिसे बोलते हैं इन्फेंट न्यूट्रिशन बिजनेस, वो क्या कर दिया, किसको दे दिया, नेस्ले को बेचने की कर दी। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे पार्ट आते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है आपको टाइप्स ऑफ डीमर्जर, जिसमें आपको दे रखा है डाइवेस्टिट्यूर, स्पिन ऑफ, स्प्लिट, और लास्ट में दे रखा है आपको इक्विटी कार्व आउट। सबसे फर्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है। अब देखिए डाइवेस्टिचर में यही बोल रहा है कि आपके क्या है बहुत सारे बिजनेस ऑपरेशन है, जैसे एग्जांपल कवर करोगे तो वैसे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि XYZ लिमिटेड उसकी फूड कंपनी भी है, कार कंपनी भी है और क्लोथिंग कंपनी भी है। अब वो कार कंपनी को बेचना चाहती है, तो जनरली उसने सारा बिजनेस बेच दिया कार कंपनी से रिलेटेड। अब फूड कंपनी का ही काम कर रही है और क्लोथिंग कंपनी का काम कर रही है, और ये बेच दिया, इसे हम क्या बोलेंगे, डाइवेस्टिचर। तो ये बोला है सेलिंग और डिस्पोजल ऑफ असेट ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स बिजनेस अंडरटेकिंग डिवीजन यूजुअली फॉर कैश और फॉर ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैश एंड डेट एंड नॉट अगेंस्ट इक्विटी शेयर टू अचीव ए डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। तो जनरली क्या है कि हम बोल सकते हैं कि अपना बिजनेस बेच रहे हैं और उसके बदले में क्या कर रहे हैं, सामने वाले को बिजनेस बेचने के बदले में सामने वाले से इक्विटी शेयर नहीं ले रहे हैं, ये बोला जनरली कैश के बदले में बेचा है। तो अपना बिजनेस बेचा और सामने वाले से क्या मिला, कैश मिला। ये नहीं कि सामने वाले से उसकी स्टेक होल्डिंग ले ली या शेयर होल्डिंग का पार्ट ले लिया, ऐसा नहीं बोल रहा। तो जनरली कैश का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है और डेट का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, पर यूजुअली मोस्टली क्या होता है कि जब भी बेचते हो तो कैश ही आपको मिलता है। सच एज ग्रेटर लिक्विडिटी और रिड्यूस डेट बर्डन, ताकि आपके पास लिक्विडिटी आ सके और जो आपका डेट का बर्डन है, जो भी आपकी लाइबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, वो आप पे कर सको। डाइवेस्टिचर इज नॉर्मली यूज टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर कोर बिजनेस और बिजनेसेस ऑफ द कंपनी बाय रियलाइजिंग वैल्यू ऑफ नॉन कोर बिजनेस असेट्स। तो जनरली क्या बोल रहा है कि आपका जो कोर बिजनेस है वो फूड कंपनी का था, क्लोथिंग का था, आप बीच में मान के चलो कि कार कंपनी से रिलेटेड आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 2-3 साल में आपका बिजनेस नहीं चला, तो आपने क्या कर दिया, उसको बेच दिया। तो आपका जो मेन बिजनेस है उसमें क्या हो गया, जो भी कार कंपनी को बेचने से कैश आया उसको आपने यूज़ कर दिया किस में, क्लोथिंग में और फूड में, क्योंकि कार कंपनी से आपको एक तरीके से लॉस हो गया था। तो आपको पता है कि जो भी डेट बर्डन हो गया था या जो भी लिक्विडिटी क्राइसिस आ गया था उसको कम करना है, रिसोर्सेज को ढंग से यूज़ करना है। तो आप अपने जो भी नॉन कोर बिजनेस असेट है उसको हटा रहे हो और जो कोर बिजनेस है उस पर ध्यान कर रहे हो कि जो पहले से ही आपका बिजनेस होता है। ठीक है, इफ XYZ लिमिटेड विशेज टू गो आउट द कार बिजनेस इट मे डाइवेस्ट द बिजनेस बाय सेलिंग इट टू अनदर कंपनी, एक्सचेंजिंग इट फॉर अनदर असेट और क्लोजिंग डाउन द कार कंपनी। ठीक है, तो क्या करेगी, या तो बेचने की करेगी या उसकी जगह दूसरी असेट सामने वाले से लेने की करेगी, या अपनी ये बोल रहा है कि कार कंपनी को क्या कर देगी, क्लोज कर देगी, ये बोल रहा है। अब आपको दे रखा है सेकंड पार्ट जिसे हम बोलेंगे स्पिन ऑफ
अब देखिए इसके बाद स्पिन ऑफ के बाद स्प्लिट आता है। स्प्लिट में आपका स्प्लिट अप और स्प्लिट ऑफ आता है, तो कन्फ्यूजन होता है आपको, मैं भी सही कर दूंगा कन्फ्यूजन का पार्ट। पर सबसे पहले देख लेते हैं स्पिन ऑफ, फिर देखेंगे स्प्लिट ऑफ का पार्ट। स्प्लिट अप तो इतना टिपिकल नहीं है, लेकिन स्प्लिट ऑफ और स्पिन ऑफ में क्या डिफरेंस है वो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए इसमें जनरली क्या बोल रहा है, स्पिन ऑफ की बात कर रहा है तो बोल रहा था शेयर ऑफ द न्यू एंटिटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर ऑफ द पेरेंट कंपनी ऑन प्रो रेटा बेसिस। द पेरेंट कंपनी ऑल्सो रिटेन ओनरशिप इन द स्पन ऑफ एंटिटी। स्पिन ऑफ्स हैव टू अप्रोचेज दैट कैन बी फॉलोड। अगर आप ये पहली लाइन का मतलब नहीं समझे तो इसका मतलब क्या है कि मान के चलिए कोई ए कंपनी थी, अब वो डीमर्ज हो रही है। अब ये मान के चलिए कि ये पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी है। तो जैसे ही डीमर्ज हो गई और मैं कोई नाम देता हूँ, मैं बोलता हूँ जैसे एक्स कंपनी आ गई और ये सब्सिडरी है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पन ऑफ एंटिटी ये भी बोलते हैं। अब आपको पता है कि जो पेरेंट कंपनी है ए कंपनी, इसके पास इसकी ओनरशिप भी है, ये अलग हो गई, स्प्लिट हो गई एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पिन ऑफ की बात की है तो स्पिन ऑफ में क्या बोल रहा है, ए कंपनी के जो शेयर होल्डर है, ए कंपनी के जो शेयर होल्डर है, जैसे मैं एक शेयर होल्डर हूँ, मेरे पास कितने हैं 2000 या 20,000 शेयर है, और कंपनी ने बोल दिया कि अब आपको प्रोरेटा बेसिस पे क्या इस कंपनी की शेयर होल्डिंग भी मिल जाएगी। तो मेरे पास ए कंपनी के 20,000 शेयर तो है ही, पर ये नहीं बोल रहे कि 20,000 शेयर बेच दो और उसके बदले में आपको कितने मिल जाएंगे, 10,000 मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। 20,000 तो मेरे पास है ही, लेकिन कंपनी क्या कर रही है, मुझे एक्स कंपनी के भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। द शेयर ऑफ न्यू एंटिटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर ऑफ द पेरेंट कंपनी। तो मैं पेरेंट कंपनी हूँ और मुझे प्रो रेटा बेसिस, प्रो रेटा आप जानते हो कि जैसे 2 के बदले में 1, मान के चलो कि अगर कंपनी ने 2 के बदले में 1 दिए तो 20,000 के बदले में मुझे 10,000, तो 20,000 तो मेरे पास है ही, मेरे पास 10,000 और आ जाएंगे। इसका मतलब मैं एक शेयर होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ कि मैं शेयर होल्डर हूँ, स्टेक होल्डर हूँ, तो मैं खुश हो जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये तो है ही इस कंपनी के, पर साथ में ये भी मिल जाएंगे। तभी मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूटेड, मैंने एक्सचेंज नहीं बोला, ट्रांसफ़र नहीं बोला। ट्रांसफ़र का तो मतलब क्या हो गया कि 20,000 मैंने दिए और फिर मुझे 10,000 मिले इसके एक्स कंपनी के, मतलब मुझे ए कंपनी में से हाथ धोना पड़ेगा और मुझे एक्स कंपनी में जाना पड़ेगा। इसका मतलब तो ये हो गया ना, तो वो स्प्लिट होता है, वो क्या होता है, स्प्लिट। जबकि स्पिन ऑफ का मतलब क्या हो गया कि आपकी ये शेयर होल्डिंग तो है, लेकिन आपको बोनस के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। तो नॉर्मल ऐसे मान के चलना जैसे डिविडेंड दिया जाता है, वैसे ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे बोनस डिविडेंड दिया जाता है, बोनस शेयर दिए जाते हैं, वैसे ही आपको दूसरी कंपनी यानी सब्सिडरी कंपनी के क्या दिए जा रहे हैं, शेयर दिए जा रहे हैं, और आपकी होल्डिंग तो है ही। इसका मतलब आप 2 कंपनी के एक साथ एंजॉय कर रहे हो शेयर होल्डिंग। पहले आपके पास एक ही कंपनी की थी, अब आप 2 कंपनी की, 2 कंपनी कैसे, होल्डिंग कंपनी भी और साथ में सब्सिडरी कंपनी भी, समझ गए। तो ये बोला था पेरेंट कंपनी ऑल्सो रिटेन ओनरशिप इन द स्पन ऑफ। स्पन ऑफ का मतलब क्या हो गया, जो ये सब्सिडरी कंपनी है, जो नई कंपनी है, उसमें ओनरशिप भी अभी पेरेंट कंपनी यानी होल्डिंग कंपनी के पास ही है। अब ये बोल रहा है कि इसमें 2 अप्रोच होती है, जो मैंने आपको जनरली अप्रोच बताई वो फर्स्ट अप्रोच की थी क्योंकि वही काम में आती है। तो बोल रहा है फर्स्ट अप्रोच में क्या बोल रहा है, कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स, देखो बोल रहा है ना, ऑल द शेयर्स ऑफ द न्यू एंटिटी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन ए प्रो रेटा बेसिस। जो ऊपर लाइन पड़ी यही कि एग्जिस्टिंग मतलब ए कंपनी को एक्स कंपनी के क्या मिल जाएंगे, शेयर होल्डिंग मिल जाएगी। दिस लीड्स टू क्रिएशन ऑफ 2 डिफरेंट कंपनीज होल्डिंग द सेम प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी एज कम्पेयर टू सिंगल कंपनी एग्जिस्टिंग प्रीवियसली। पहले सिंगल कंपनी थी ए कंपनी, लेकिन उसकी जगह एक्स कंपनी साथ में अलग से आ गई, डीमर्ज हो गई, तो हम बोल सकते हैं कि ये डीमर्ज्ड कंपनी है और ये रिजल्टिंग कंपनी है। ये रिजल्टिंग कंपनी की शेयर होल्डिंग किसको दे दी गई, ए कंपनी के शेयर होल्डर को दे दी गई। तो इसका मतलब क्या है, 2 कंपनी, दिस लीड्स टू क्रिएशन ऑफ 2 डिफरेंट कंपनीज होल्डिंग द सेम प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी एज कम्पेयर। तो देखो प्रपोर्शन तो सेम है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 20,000 आपके पास है और इधर 10,000 है, तो 2 के बदले में 1, तो सेम प्रपोर्शन ही आ रहा है। 20,000 के बदले में 10,000, जैसे किसी के पास 5,000 शेयर है तो उसको 2,500 मिल जाएंगे, किसी के पास 10,000 शेयर है तो उसको 5,000 मिल जाएंगे, क्योंकि 2 के बदले में 1 दिए जा रहे हैं। ठीक, तो जो पहले सिंगल कंपनी में था अब वो 2 कंपनी में हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो ये लाइन पढ़िए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एन्जॉय द बेनिफिट ऑफ होल्डिंग शेयर्स ऑफ 2 कंपनी इंस्टीड ऑफ जस्ट 1 कंपनी। तो एक कंपनी की जगह उसको क्या हो रहे हैं, 2 कंपनी के शेयर मिल रहे हैं, एक तो पहले से ही थे और एक और नई कंपनी के मिल गए जो कि रिजल्टिंग कंपनी है, जिसको हम सब्सिडरी कंपनी बोल रहे हैं। द सेकंड अप्रोच इज द फ्लोटेशन ऑफ ए न्यू एंटिटी विद इट्स इक्विटी बिंग हेल्ड बाय द पेरेंट कंपनी। जनरली क्या बोल रहा है, जो होल्डिंग कंपनी है ना, वो क्या करेगी, नए एंटिटी के जो भी शेयर है अपने पास होल्ड करके रखेगी, शेयर होल्डर को नहीं दे रही, क्या कर रही है, अपने पास होल्ड करके रख रही है। पेरेंट कंपनी लेटर सेल द एसेट ऑफ द स्पन ऑफ कंपनी टू अनदर कंपनी। इसके बाद क्या करेगी, मान के चलो कि एक ए कंपनी है, वही जो मैंने बताया जैसे अभी, उसने एक्स कंपनी क्या कर दी, क्रिएट कर दी, एक रिजल्टिंग कंपनी आ गई।
अब एक्स कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है इसके पास पड़ी हुई है ए कंपनी के पास। अब ए कंपनी को जब लग रहा है कि यार फ़ायदा हो रहा है, तब वो क्या करेगी, उसको मार्केट में बेच देगी किसी अनदर कंपनी को। मान के चलो कोई जेड कंपनी है, उसको बेच देगी अपनी सारी की सारी एक्स कंपनी की शेयर होल्डिंग। ये बोल दिया द पेरेंट कंपनी लेटर सेल द असेट ऑफ द स्पन ऑफ कंपनी। स्पन ऑफ कंपनी मतलब ये रिजल्टिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी किसको बेच देगी, अनादर कंपनी को, कोई जेड कंपनी को बेच देगी। तो जब भी आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, तो एक लाइन जब भी आती है थ्योरेटिकल, उसका एग्जाम्पल के थ्रू खुद बनाइए, आपको समझ में आ जाएगी। मैं तो यही करता हूँ, तब जाके समझ में आ जाती है। अब देखिए यहाँ पे स्प्लिट या डिवीजन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्प्लिट इन्वॉल्व डिवाइडिंग द कंपनी इन 2 और मोर पार्ट्स विद एन एम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी बाय रिमूविंग स्टैगनेंट यूनिट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम बिजनेस। इसका मतलब क्या है कि आपको पता है कि कोई अगर आपकी 4 पर्टिकुलर यूनिट है, या अगर अपन टाइम वेस्ट ना करें तो ये देख सकते हो कि इसके 3 पर्टिकुलर बिजनेस थे, इसमें से एक कार कंपनी को इसने क्या करा, बेच दिया। लेकिन अगर इसको आप अलग से कर रहे हो, मेन स्ट्रीम आपको पता है कि आपका मेन स्ट्रीम बिजनेस कौन सा है, फूड कंपनी का और क्लोथिंग का, और ये नॉन कोर है, तो इसको आपने क्या कर दिया, अलग कर दिया, तो वो क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। ठीक, इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हो कि 2 या उससे ज़्यादा पार्ट में भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे हमने क्या करा, 2 पार्ट में कर दिया, उससे ज़्यादा पार्ट में भी कर सकते हो। कहने का मतलब एक होल्डिंग बन गई, एक सब्सिडरी बन गई, लेकिन सब्सिडरी में आप क्या कर सकते हो, उसके 2 से या 3 से ज़्यादा टुकड़े भी कर सकते हो, 2 या 3 या उससे ज़्यादा। जैसे मैंने बोल दिया कि ए कंपनी है, उसने क्या कर दिया, स्प्लिट करके एक एक्स कंपनी बना दी, एक वाई कंपनी बना दी, क्योंकि उसके क्या थे, 5 ऑपरेशन थे, 5 बिजनेस थे ए कंपनी के, उसमें से एक इसको दे दिया और 2 इसको दे दिया, और बाकी 2 यही संभाल रही है। ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक, टोटल मिला के 5 थे, तो एक इसको दे दिया, 2 इसको दे दिए, और 2 अभी ये संभाल रही है। तो ऐसा भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। ये मान के चलो 4 ये संभाल रही है और सिर्फ एक्स कंपनी एक ही बना दी और एक ये संभाल रही है, तो 4 ए कंपनी संभाल रही है और एक्स संभाल रही है, वाई नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है। तभी इसने बोल दिया 2 और मोर पार्ट, ये क्रिएट कर दिया जाता है। जब भी हम देखो कि यहाँ पे 2 टाइप दे रखे हैं, यहाँ पे बोल रहा है स्प्लिट कैन बी ऑफ 2 टाइप, स्प्लिट अप एंड स्प्लिट ऑफ। जब भी स्प्लिट अप की बात कर रहा है तो क्या बोल रहा है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग ए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वेयर बाई ऑल द कैपिटल स्टॉक एंड असेट्स आर एक्सचेंज। देखिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है, एक्सचेंज फॉर दोज ऑफ 2 और मोर न्यूली एस्टेब्लिश कंपनी रिजल्टिंग इन द लिक्विडेशन ऑफ पेरेंट कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये प्रोसेस है रीऑर्गेनाइज करने की कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को, जहाँ पे जितनी भी कैपिटल स्टॉक और एसेट थी वो एक्सचेंज की जाती है फॉर दोज ऑफ 2 और मोर न्यूली एस्टेब्लिश कंपनी। ठीक है, 2 या उससे ज़्यादा न्यूली एस्टेब्लिश कंपनीज रिजल्टिंग इन द लिक्विडेशन ऑफ द पेरेंट कॉरपोरेशन। तो इसका मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ एक। देखिए इसमें आप एग्जाम्पल में ऐसे देख सकते हो कि जैसे ए कंपनी है, ठीक है, अब इसमें आपकी 2 कंपनी बन गई, एक तो एक्स और वाई कंपनी बन गई, यानी इसमें से कुछ हिस्सा निकल के चले गया, ये तो बोल रहा है। तो ए कंपनी होल्डिंग कंपनी है और एक्स और वाई एक तरीके से क्या, सब्सिडरी कंपनी है, यानी ये पेरेंट कंपनी है। तो आप देख सकते हो कि जो इसकी कैपिटल एसेट और स्टॉक है वो इसमें चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट की नहीं बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, एक्सचेंज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एक्सचेंज या ट्रांसफ़र की बात कर रहा है। तो इसमें जनरली हम ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख लेना, कैपिटल स्टॉक एंड एसेट्स आर एक्सचेंज फॉर दोज ऑफ 2 और मोर न्यूली एस्टेब्लिश कंपनी रिजल्टिंग इन द लिक्विडेशन ऑफ पेरेंट कॉरपोरेशन। तो जो पेरेंट कॉरपोरेशन है उसका एक तरीके से क्या हो गया, मान के चलो रिजल्टिंग लिक्विडेशन का पार्ट आ गया। जैसे हम बोल सकते हैं कि 4 कंपनीज थी, ये मान के चलिए, इसके अंदर 4 इसकी यूनिट्स थी, ये मान के चलिए, इसमें से एक्स को 2 दे दी और वाई को 2 दे दी, तो इसका लिक्विडेशन हो गया। तो जनरली इसको क्या बोलेंगे, स्प्लिट अप बोलेंगे। अब इसकी जो कैपिटल एसेट और स्टॉक है वो इसके पास चली गई, और इसकी जो कैपिटल एसेट है स्टॉक है इसके पास चली गई। तो जो शेयर होल्डर थे ए के, तो जैसे मैं था शेयर होल्डर, मान के चलो कोई भी, जैसे चिराग शेयर होल्डर था, उसके पास कितने थे, 5000 शेयर थे। कितने थे, 5000 शेयर थे। और कंपनी ने क्या बोला कि आपको एक्स कंपनी के कितने मिलेंगे, 2000 मिलेंगे। तो 5000 के बदले में क्या मिल रहे हैं मुझे, 2000 शेयर मिल रहे हैं। तो वो क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। 5000 के बदले में 2000, ये नहीं कि 5000 मेरे पास हैं और 2000 और मिल रहे हैं, वो तो किस में था, स्पिन ऑफ में था। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5000 के बदले में 2000 मिल रहे हैं। तो वो क्या हो गया, एक तरीके से स्प्लिट का पार्ट आ गया। किसका पार्ट आ गया, स्प्लिट का। तो मुझे एक तरीके से एक्सचेंज में मिल रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट में क्या होता है कि 5000 तो मेरे पास थे ही, प्लस मुझे 2000 और मिल रहे हैं। जबकि इसमें क्या हो रहा है कि ये शेयर होल्डिंग से मुझे हाथ धोना पड़ रहा है और मुझे ये मिल रहे हैं। तो 5000 की जगह मुझे 2000 मिल रहे हैं। किस में, एक्स कंपनी में, वाई कंपनी में, जैसा भी पार्ट है वो मिल जाएगा। ये हो गया स्प्लिट अप।
इतना ज़्यादा स्प्लिट अप इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका क्या है, स्प्लिट ऑफ है। ठीक, अब इसकी तरफ चलते हैं, एक मिनट। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग ए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वेयर बाय द कैपिटल स्टॉक ऑफ ए डिवीजन और सब्सिडरी ऑफ कॉर्पोरेशन और ऑफ ए न्यूली एफिलेटेड कंपनीज ट्रांसफर टू द स्टेक होल्डर ऑफ द पेरेंट कॉर्पोरेशन इन द एक्सचेंज फॉर पार्ट ऑफ द स्टॉक ऑफ द लेटर। देखिए इसको मैं नॉर्मल वे में समझा के बताऊँ तो क्या होगा कि अगर आपको जैसे अभी भी मैंने बताया स्प्लिट अप का पार्ट, तो उसमें क्या दो या उससे ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट हो रहे थे, किसके फॉर्म में, सब्सिडी के फॉर्म में, जिससे एक तरीके से क्या होगा, जो पेरेंट कॉर्पोरेशन है उसका लिक्विडेशन हो गया। यहाँ पे जनरली हम स्प्लिट ऑफ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जैसे ए कॉर्पोरेशन है और उसके साथ साथ मान के चलो कि ए कॉर्पोरेशन होल्डिंग कंपनी है, एक एक्स कॉर्पोरेशन बन गया, एक्स कंपनी बन गई, तो ये होल्डिंग है और ये क्या है, सब्सिडरी। तो इसमें दो या से ज़्यादा बन रहे हैं, जबकि यहाँ पे क्या हो रही है, एक नई एफिलेटेड कंपनी आ रही है। तो यहाँ पे इसकी जो भी शेयर होल्डिंग का पार्ट होगा वो कैसे क्रिएट होगा, जनरली जो ए के शेयर होल्डर है, जैसे मैंने बताया था ऊपर कि 5000 शेयर होल्डर हैं, तो उनको कितने मिल रहे हैं, 2000 मिल रहे हैं। तो वहाँ पे दो या उससे ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट थे, यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक ही है। यहाँ पे जनरली हम क्या बोल रहे हैं कि जो पुरानी कंपनी है उसका एक तरीके से लिक्विडेशन का पार्ट आ रहा है। यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि लिक्विडेशन का पार्ट आ रहा है, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन स्प्लिट ऑफ में जनरली हम क्या बोल रहे हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग ए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वेयर बाय द कैपिटल स्टॉक ऑफ ए डिवीजन और सब्सिडरी ऑफ कॉर्पोरेशन और ऑफ ए न्यूली एफिलेटेड कंपनी is transferred to the stakeholder of the parent corporation in the exchange for part of the stock of the latter। इसका मतलब क्या है कि ए कंपनी के जो शेयर होल्डर है, जिनके पास 5000 शेयर होल्डर थे, उनको एक्स कंपनी की शेयर होल्डिंग मिल रही है पार्ट में। अब जो भी मिल रही है वो क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि 5000 के बदले में 2000 मिल रहे हैं, ये नहीं कि 5000 भी मिल रहे हैं और प्लस 2000 मिल रहे हैं, क्योंकि अगर ये पार्ट हो गया तो वो स्पिन ऑफ हो जाएगा। समझ गए, स्पिन ऑफ का मतलब क्या होता है कि जब पर्टिकुलर जो शेयर होल्डर है होल्डिंग कंपनी का, वो सब्सिडरी कंपनी के भी एंजॉय कर रहा है और खुद की होल्डिंग कंपनी के भी एंजॉय कर रहा है, जबकि स्प्लिट ऑफ में क्या होता है, होल्डिंग कंपनी के वो एंजॉय नहीं कर पाएगा, उसको ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे और उसके बदले में उसको सब्सिडरी कंपनी के लेने पड़ेंगे। वही इक्वलेंट वैल्यू के मिल जाते हैं, ये नहीं कि देखिए कम वैल्यू के मिले। और कौन लेगा, स्टेक होल्डर, वो तो क्या बोलेगा, ऐसे तो हमारा लॉस हो रहा है। तो जनरली जो स्टेक होल्डर है वो क्या बोलेगा कि आप मुझे इक्विवेलेंट वैल्यू के प्रोवाइड कर दीजिए, मैं दूसरी कंपनी के ले लूँगा, मैं सब्सिडी कंपनी के लेने की कर लूँगा। तो यहाँ पे भी तो ये बोल रहा है, वेयर बाय द कैपिटल स्टॉक ऑफ डिवीजन और सब्सिडरी ऑफ कॉर्पोरेशन और ऑफ ए न्यूली एफिलेटेड कंपनी इज ट्रांसफर टू द स्टेक होल्डर ऑफ द पेरेंट कॉर्पोरेशन इन एक्सचेंज फॉर पार्ट ऑफ द स्टॉक ऑफ द लेटर। कि मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, लेटर मतलब होल्डिंग कंपनी में, मेरे पास एक कंपनी में कितना पड़ा हुआ है, उसके बदले में मुझे नई कंपनी मतलब सब्सिडरी कंपनी का कितना पार्ट मिल रहा है। सम ऑफ द शेयर होल्डर इन द पेरेंट कंपनी आर गिवन शेयर्स इन द डिवीजन ऑफ द पेरेंट कंपनी विच इज़ स्प्लिट ऑफ इन एक्सचेंज फॉर देयर शेयर इन द पेरेंट कंपनी। देखिए यही बोल रहा है कि पेरेंट कंपनी के कुछ शेयर होल्डर को क्या दिए जाएंगे, शेयर दिए जाएंगे इन ए डिवीजन ऑफ द पेरेंट कंपनी, जो कि स्प्लिट ऑफ हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, नई एफिलेटेड कंपनी या वो नई सब्सिडरी कंपनी इन एक्सचेंज फॉर देयर शेयर इन द पेरेंट कंपनी। तो यही तो लाइन बोल रखी है कि ए कंपनी में जो उनके शेयर हैं 5000, उनके बदले में उन्हें एक्स कंपनी के कितने मिलेंगे, 2000 शेयर मिलेंगे, जो कि एक नई एफिलेटेड कंपनी है, एक नया डिवीजन क्रिएट किया गया है जिसे हम सब्सिडरी कंपनी बोल रहे हैं। सिंपल बात यही है और ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। स्प्लिट अप में क्या करोगे, दो या उससे ज़्यादा कंपनी का डिवीजन क्रिएट करोगे। ऐसे भी होता है कि देखिए जैसे ए कंपनी है, उसने एक एक्स कंपनी क्रिएट करी, ठीक है, तो ये सब्सिडरी हो गई। इसके क्या हो गए, 3 डिवीज़न हो गए। इसके पास 5 बिजनेस थे, इसने क्या कर दिए, एक्स कंपनी 1, एक्स कंपनी 2 ऐसे क्रिएट हो गई, एक्स कंपनी 3 या जो भी नाम है वो क्रिएट हो गए। तो इसके बाद आप मान के चलो कि जैसे ए कंपनी के 5 बिजनेस थे, 2 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए और 1 इसको दे दिया, 2 2 1, और ये बाद में क्या हो गई, एक तरीके से लिक्विडेट हो गई। आपको बताइए कि ए कंपनी के शेयर होल्डर जो भी हैं उनको एक्स कंपनी 1, एक्स कंपनी 2, एक्स कंपनी 3 की शेयर होल्डिंग मिल जाएगी, तो उसे स्प्लिट अप बोलेंगे। और जब आपको बताया कि ए की नई एफिलेटेड कंपनी बन रही है, ए की सब्सिडी बन रही है और उनके पार्ट नहीं बन रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, स्प्लिट ऑफ का पार्ट होगा। और दोनों केस में एक्सचेंज है, ट्रांसफ़र का पार्ट है, जबकि ऊपर क्या है, आपको होल्डिंग कंपनी के शेयर तो हैं ही, साथ में सब्सिडरी के भी मिल रहे हैं, उसे हम बोलते हैं स्पिन ऑफ। क्या बोलते हैं, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको दे रखा है इक्विटी कार्व्स आउट का पार्ट। देखिए अब इक्विटी कार्व आउट तो सिंपल पार्ट है, इसमें जनरली क्या बोल रहा है
कि जो सब्सिडरी कंपनी के शेयर है ना, उसका एक परसेंटेज जो भी पार्ट है वो किस में इशू किया जाता है, पब्लिक में इशू कर दिया जाता है। दिस मेथड लीड्स टू अ सेपरेशन ऑफ असेट ऑफ द पेरेंट कंपनी एंड द सब्सिडरी एंटिटी। तो ये बोल रहा है इक्विटी कार्व आउट आर रेफर टू ए परसेंटेज ऑफ शेयर्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी बीइंग इशूड टू द पब्लिक। इक्विटी कार्व आउट रिजल्ट इन पब्लिकली ट्रेडिंग द शेयर्स ऑफ द सब्सिडरी एंटिटी। तो यहाँ पे क्या बोल दिया, जो सब्सिडरी एंटिटी है उसके शेयर्स को क्या कर दिया, या कुछ भी परसेंटेज पार्ट पब्लिक में इशू कर दिया गया, जिससे एक तरीके से जो पेरेंट कंपनी और सब्सिडी एंटिटी है उसके शेयर्स में थोड़ा सा क्या हो गया, डिफरेंसेस हो गया। पहले मान के चलो सेम हो रहे थे, तो अब क्या हो गया, डिफरेंसेस हो गया, क्योंकि आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दिए, पब्लिक में इशू कर दिए। अब एग्जाम्पल आपको क्या दे रखे हैं, ये पर्टिकुलर डीमर्जर के ही दे रखे हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इंडियाज़ लार्जेस्ट इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड अडॉप्टेड एसेट लाइटिंग स्ट्रेटजी by separating business unit into independent subsidiary by selling a stake in businesses। तो अपनी स्टैक मतलब जो भी शेयर होल्डिंग है वो बेच दी बिजनेस में। द कंपनी विच इज़ कंसिडर्ड ए कॉर्पोरेट प्रॉक्सी फॉर द ब्रॉडर इकोनॉमी डाइवेस्टेड इट एसेट ए वे टू जनरेट कैपिटल फॉर इन्वेस्टिंग इन फ्रेश प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आपने क्या करा, उसने अपनी जो भी टोटल एसेट है उसका पार्ट डाइवेस्ट कर दिया, जिसे आप डाइवेस्टमेंट बोलते हैं, या पहला पार्ट जो मैंने बताया डाइवेस्टिचर ये बताया था, जिसमें आप क्या करते हो कि 3 आपके बिजनेस जैसे एग्जांपल के फॉर्म में दे रखे थे, उसमें से एक कार का बिजनेस आपने क्या कर दिया, बेच दिया। तो वहाँ पे लार्सन एंड टुब्रो ने भी क्या करा, यही करा। द कंपनी विच इज़ कंसिडर्ड ए कॉर्पोरेट प्रॉक्सी फॉर द ब्रॉडर इकोनॉमी डाइवेस्टेड इट असेट एज ए वे टू जनरेट कैपिटल फॉर इन्वेस्टिंग इन फ्रेश प्रोजेक्ट। जैसे उसके पास लिक्विडेशन की पोजीशन आई, लिक्विडेशन बोल रहा हूँ, लिक्विड की पोजीशन आई, कैश जनरेट हुआ, उसने क्या कर दिया, उसको इन्वेस्ट कर दिया दूसरे फ्रेश प्रोजेक्ट में, ऐसे बोल दिया। In January 17, the government of India divested 10% stake in Coal India Limited through the offer for sale route at rupees 358 per share and brought its holding down to 79.65%। देखिए इसका मतलब जनरली क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग थी कोल इंडिया लिमिटेड में, जितनी भी थी, ये बोल रहा है पहले होल्डिंग थी, और वो डाउन कितनी हो गई, 79.65% तक हुई। क्यों, क्योंकि डाइवेस्ट कर दी। डाइवेस्ट का मतलब क्या कर दिया, 10% होल्डिंग जो है ना वो बेच दी। किसके थ्रू, ऑफर फॉर सेल के थ्रू, जो कि एक तरीके से 358 रुपीज़ पर शेयर वैल्यू रखी गई थी, उस रूट के थ्रू क्या कर दी, बेच दी। तो ऑफर फॉर सेल आप समझ ही गए होंगे कि एक तरीके से क्या कर रहा है, ऑफर कर रही है कंपनी अपने शेयर्स को बेचने का। तो इतना टिपिकल पार्ट नहीं होता, कुछ कुछ लाइनें सिंपल होती है। अब देखिए यहाँ पे अमालगमेशन रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट दे रखा है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि आपको पर्टिकुलर फटाफट समझा दूँ, क्योंकि सिंपल पार्ट है, जिससे हमारा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि मैं अगली वीडियो में कवर कराऊंगा, फिर वीडियो लेंथी बनेगी, फिर उसके अलावा क्या होगा कि ये पार्ट रह जाएगा, और अमालगमेशन का फिर से मुझे समझाना पड़ेगा। तो देखिए अमालगमेशन का पार्ट तो मैंने आपको समझाया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि 2 या उससे ज़्यादा कंपनी जिनका सिमिलर नेचर है बिजनेस का, तो एक नई कंपनी क्रिएट कर रही है, जिसे अमालगमेशन बोलते हैं। ये इसमें दे रखा है। इन अदर वर्ड्स 2 और मोर एग्जिस्टिंग कंपनी विल लिक्विडेट एंड न्यू कंपनी विल फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ दिस कंपनी। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है वही कि एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड है, सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस था, दोनों कंपनी लिक्विडेट हो गई और एक नई कंपनी क्रिएट कर ली उन्होंने, एक्स वाई लिमिटेड। तो जैसे मैंने आपको ए और बी मिलके बोला सी लिमिटेड बन गई, ए बी सी मिलके डी लिमिटेड बन गई, वो हो गया अमालगमेशन। एब्जॉर्प्शन देखो मैंने आपको बताया हुआ था, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या था कि जब एग्जिस्टिंग कंपनी है, जैसे ए और बी है, दोनों एग्जिस्टिंग कंपनी है, बी क्या कर रही है, ए को टेक ओवर कर रही है, तो ए बी में मिल गई, तो इसका जो भी आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो गई, और बी क्या कर रही है, जो भी इसकी एसेट्स लाइबिलिटी उसको टेक ओवर कर लेती है। इन एब्जॉर्प्शन एन एग्जिस्टिंग कंपनी टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ 1 और मोर एग्जिस्टिंग कंपनी। तो ए के साथ साथ मान लो एक्स भी थी, तो ए और एक्स को बी ने हायर कर लिया, ये भी हो सकता है। तो 2 या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, सॉरी 1 या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। 1 और मोर एग्जिस्टिंग कंपनीज का पार्ट दे रखा है। विच डिजॉल्व देयर बिजनेसेस, इन अदर वर्ड्स नो न्यू कंपनी विल बी फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ लिक्विडेटिंग कंपनीज। लिक्विडेटिंग मतलब क्या हो गया, ए जो लिक्विडेट हो रही है, ठीक, यही तो बोल रहा है। तो नो न्यू कंपनी विल बी फॉर्म, ए लिक्विडेट हो रही है लेकिन कहाँ जा रही है, बी में, ये भी पुरानी कंपनी ही है। क्योंकि अगर नई कंपनी बन जाती है, मान के चलो ए लिक्विडेट होके एक नई कंपनी में जा रही है, जिसका मतलब क्या है, बी कंपनी में जा रही है। बी पहले से ही कोई कंपनी नहीं है, ये मान के चलो सी कंपनी, क्योंकि आपको बी बार बार सेम लग रहा होगा। तो एक नई कंपनी क्रिएट कर दी ए ने, और क्या बन गई, एक सी कंपनी बन गई, उसे बोलेंगे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे यही बोल रखा है एग्जाम्पल में, इफ़ ए लिमिटेड एंड एग्जिस्टिंग कंपनी एक्वायर द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड, दोनों ही एग्जिस्टिंग है, इट विल बी केस ऑफ एब्जॉर्प्शन। इन दिस केस बी लिमिटेड हैज़ टू डिजॉल्व इट सेल्फ, क्योंकि किसने एक्वायर किया, ए ने, तो बी लिमिटेड लिक्विडेटिंग है, ये खत्म हो गई, ठीक। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या बोल रहा है,
When the capital structure of a company is reorganized through the liquidation of the existing company and formation of new company। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ए लिमिटेड थी, वो ख़त्म हो गई और वो एक नए नाम से आ गई सी लिमिटेड, ऐसे हो गया। ठीक है, ए लिमिटेड थी वो ख़त्म हो गई और एक नए नाम से आ गई सी लिमिटेड। तो देखिए अमालगमेशन में क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। एब्जॉर्प्शन में क्या है कि ए कंपनी और बी कंपनी है, बी ए में मिल गई या ए बी में मिल गई, और दोनों ही पहले से एग्जिस्टेंस थी, पहले से ही दोनों का एग्जिस्टेंस था, एग्जिस्टिंग कंपनी थी। जबकि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या हो गया कि एक पुरानी कंपनी थी, वो अपना नाम हटा के नई कंपनी बन रही है। अब क्यों बन रही है, क्योंकि उसको रीऑर्गेनाइजेशन करना है, उसकी अपनी कैपिटल को क्या करना है, रीअरेंज करना है। जो भी उसको एक तरीके से लॉसेस हो रहा था उसको वापस से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट करना है, तो वो अपनी कैपिटल को क्या कर रही है, रीऑर्गेनाइज कर रही है, इसलिए नई कंपनी क्रिएट कर रही है। When the capital structure of company is reorganized through the liquidation of the existing company and formation of new company, it is called external reconstruction. Thus, in the case of external reconstruction, one existing company will go into liquidation and a new company will form in order to purchase the business of existing company. तो पुरानी बिजनेस का नाम चेंज हो रहा है और उसकी जगह नई कंपनी आके आ रही है। यहाँ पे एग्जांपल में क्या बता दिया, व्हेन अंकित लिमिटेड गोज इनटू लिक्विडेशन एंड न्यू कंपनी अंकित मोहन लिमिटेड इज फॉर्म टू परचेज द बिजनेस ऑफ अंकित लिमिटेड, इट इज केस ऑफ एक्सटर्नल लिक्विडेशन। इन दिस वे द शेयर होल्डर्स एंड पर्सन इंटरेस्टेड एंड बिजनेस विल बी सेम इन द न्यूली फॉर्म कंपनी एज वन इन द ओल्ड कंपनी। तो जैसे पुरानी कंपनी थी बस नाम चेंज हो गया, ठीक। और यहाँ पे क्या बोल दिया, शेयर होल्डर, पर्सन इंटरेस्टेड, बिजनेस क्या होगा, सेम होगा, लेकिन कैपिटल एक तरीके से क्या होगा, रीऑर्गेनाइज हो गई। देखो रीऑर्गेनाइज का मतलब क्या हो सकता है कि 100 रुपीज़ की शेयर की वैल्यू थी, क्या पता वो 10 रुपीज़ की हो गई, रीऑर्गेनाइज हो गई। ठीक है, 10 रुपीज़ की शेयर की वैल्यू थी, वो 100 रुपीज़ के हिसाब से हो गई, तो नंबर ऑफ शेयर चेंज हो गए। इस तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो जाता है। तो जब भी आप अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट देखते हो, तीनों में ही AS 14 का पार्ट अप्लाई होता है और नॉर्मल अमालगमेशन की तरह सोच के पार्ट किया जाता है कि एक तो ट्रांसफरर कंपनी है और एक ट्रांसफरी कंपनी है, एक अमालगमेटिंग कंपनी है और एक अमालगमेटेड। जो ट्रांसफरी कंपनी होती है वो अमालगमेटेड होती है। अमालगमेशन में मीनिंग में ये दे रखा है, 2 और मोर कंपनी आर वाउंड अप और एक न्यू कंपनी फॉर्म होती है। यहाँ पे क्या बोल दिया, एक एग्जिस्टिंग कंपनी क्या करती है, एक या उससे ज़्यादा एग्जिस्टिंग कंपनी के बिजनेस को एक्वायर कर लेती है। और एक्सटर्नल में क्या बोल दिया कि एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर करने के लिए एक नई कंपनी फॉर्म होती है। यहाँ पे एटलीस्ट क्या बोल रहा है, 3 कंपनी, क्यों, क्योंकि A प्लस बी मिलके C कंपनी हुई, तो एटलीस्ट 3, A प्लस बी इज इक्वल टू क्या हुई, एक नई कंपनी बनी। यहाँ पे बोल रहा है एटलीस्ट 2 कंपनी, क्योंकि दोनों ही एग्जिस्टिंग होनी चाहिए एटलीस्ट। और यहाँ पे ओनली 2 कंपनीज आर इन्वॉल्व, सिर्फ 2 कंपनी होगी, क्योंकि A कंपनी क्या करेगी, अपना नया नाम क्रिएट करेगी, तो यहाँ पे सिर्फ 2 कंपनी हो सकती है। एटलीस्ट का मतलब इसमें ज़्यादा भी हो सकता है, इसमें ज़्यादा, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी हो गया। ठीक है, ए ने क्या कर दिया, कोई पुराना बिजनेस है जिसमें एक बी कंपनी है, सी कंपनी और डी कंपनी है, तो ए ने इन तीनों को एक्वायर कर लिया और अपने अंडर में ले लिया। तो एटलीस्ट 2 नहीं, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। जबकि इसमें क्या होगा, ए लिमिटेड है, उसने अपना नाम चेंज करके क्या कर दिया, बी लिमिटेड कर दिया, ए बी लिमिटेड कर दिया ए ने। तो ए क्या कर रही है, एक तरीके से नए तरीके से इनकॉर्पोरेट हो रही है, अपनी कैपिटल को रीऑर्गेनाइज कर रही है। यहाँ पे आपको क्या बोल दिया, नंबर ऑफ न्यू रिजल्टेंट कंपनी, ओनली 1 रिजल्टेंट कंपनीज फॉर्म, 2 कंपनीज आर वाउंड अप टू फॉर्म ए सिंगल रिजल्टेंट कंपनी। नॉर्मल एग्जांपल दे दिया, 2 कंपनीज आर वाउंड अप, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एक कंपनी ही रिजल्टेंट आएगी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, नो न्यू रिजल्टेंट कंपनीज फॉर्म, क्योंकि पुरानी कंपनी ही टेक ओवर कर रही है पुरानी कंपनी को। ओनली 1 रिजल्टेंट कंपनीज फॉर्म, अंडर दिस केस ए न्यूली फॉर्म कंपनी टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी। ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए आपको बताया कि इकोनॉमी ऑफ स्केल, सिनर्जी क्रिएट करनी है, कंपटीशन कट करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो उसके लिए जनरली क्या हो रहा है, अमालगमेशन का पार्ट आ रहा है, A प्लस बी मिलके C बन रही है। वैसे ही इसमें भी यही बोल दिया, कंपटीशन कट करना है, वही इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव करनी है, डाइवर्सिफाई करना है, तो उस केस में क्या है, सामने वाले बिजनेस को आप एक्वायर कर लेते हो। आप मान के चलो कि इंटरनेशनली जाना चाहते हो, तो क्या पता आप सामने वाले बिजनेस को खरीद नहीं कर रहे हो, जो उस कंट्री में एक तरीके से आपके मुकाबले छोटा बिजनेस है, तो आपने परचेज कर लिया, ऐसे भी हो सकता है। तो वो पार्ट आ गया एब्जॉर्प्शन का। और सामने वाली कंपनीज़ की, सामने वाली कंट्रीज़ की जो भी कंपनीज़ हैं जो आपको लग रहा है कि आपके फेवर में हो सकती है, तो आपने उसको परचेज कर लिया। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या बोल रहा है कि अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को सही करना है, अपनी कैपिटल को रीऑर्गेनाइज करना है, तो उस केस में क्या करा, एक नई कंपनी फॉर्म कर दी और अपनी पुरानी कंपनी को ख़त्म कर दिया। एग्जाम्पल, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, और क्या बन गई, सी लिमिटेड। ए लिमिटेड टेक ओवर द बिजनेस ऑफ अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी बी लिमिटेड, तो ये कौन सा केस है, एब्जॉर्प्शन का। यहाँ पे एक्सटर्नल में क्या बोल रहा है, बी लिमिटेड इज फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी। अब देखिए क्या बोल रहा है, फॉर्म यानी नई बनाई है,
ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, पुरानी कंपनी को ही एक ए लिमिटेड ने लिया, जो कि ए लिमिटेड भी पुरानी थी, जबकि यहाँ पे क्या करा, बी लिमिटेड एक नई फॉर्म की गई ए लिमिटेड को लेने के लिए। समझ गए? तो आई होप इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब अराउंड हमारे जो पेज बनेंगे अमालगमेशन से रिलेटेड, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं बोल रहा, अमालगमेशन से रिलेटेड, क्योंकि जब भी आप अमालगमेशन देखते हो तो एब्जॉर्प्शन भी आता है इसमें, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी आता है और अमालगमेशन तो आता ही है। तो वो सारी अकाउंटिंग का पार्ट मैंने कवर किया है, टाइप्स कवर किए हैं, फिर उसके बाद परचेज कंसिडरेशन, अकाउंटिंग प्रोसीजर, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट और परचेज मेथड, फिर उसके बाद आपका जर्नल एंट्री से रिलेटेड पार्ट। ठीक है, 4 मेथड आपको दे रखे हैं, फिर उसके बाद जर्नल एंट्रीज़ का पार्ट आपको दिख रही होगी अभी, ये सारी जर्नल एंट्रीज़ मैंने कवर कर रखी है। अब मैं इसमें क्वेश्चन नहीं कवर कराऊंगा, क्वेश्चन के थ्रू ही आपको बताता रहूँगा कि हाँ ऐसे ऐसे एंट्रीज़ का पार्ट आता है, क्योंकि अगर मैं एक क्वेश्चन कराने बैठा तो अराउंड वो क्या होता है 1 ओवर का पार्ट मेरा पूरा का पूरा यूज़ कर लेगा एक पूरा क्वेश्चन। ठीक है, और वो इतना बड़ा आपका आता ही नहीं है, जबकि मुझे सिर्फ एंट्रीज़ के थ्रू इसको समझाना है, तो मैं कुछ कुछ पॉइंट इसके आपको समझा दूंगा। अगर आपको दिक्कत होती है तो कब करेंगे, बाद में ही करेंगे जब अपना पर्टिकुलर पूरा कोर्स खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर मैं इसको इंडिविजुअली हर पार्ट को लेता रहता हूँ तो मेरी 100 से लेके यानी 100 से लेके 102 वीडियो तो सिर्फ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की बन जाएगी और बाकी अपना कोर्स क्या हो जाएगा, रह जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसके थियोरटिकल पार्ट को ही कवर करना है और प्रैक्टिकली भी कवर करना है एंट्रीज़ के फॉर्म में, तभी मैंने एंट्रीज़ का फॉर्म सारा बताया। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में भी ऐसे ही बताऊँगा। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट में तो ज़रूर पूछेगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।